ओके, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज PWCS की वर्कशॉप की पहली क्लास है। इसमें हम सिर्फ फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, लेटर्स के, मेमो, शॉर्ट रिपोर्ट, प्रेसी और एसए का। देखिए, यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा कि एक ही क्लास में मैं आपको फॉर्मेट भी समझा दूं, फिर उस पे आपको चीज़ें लिखना भी सिखा दूं। आज की क्लास में हम लोग लेटर्स, मेमो, शॉर्ट रिपोर्ट, एसे और प्रेसी का फॉर्मेट देख लेंगे। फिर आगे वाली क्लासेस में हम लोग उनको प्रैक्टिस भी कर लेंगे। आज की क्लास में बहुत सारी चीज़ें आपके लिए एम्बिगुअस रह जाएंगी, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही होगी, लेकिन इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि कल की क्लास में आपको चीज़ें क्लियर होती हुई नजर आ जाएंगी। मैं एक और डिस्क्लेमर दे दूं कि मैं आपको जो भी चीज़ पढ़ाऊंगा मैं टाइम एंड अगेन रिपीट कराता रहूंगा, तो अगर कोई चीज़ आप मिस कर जाते हो, भूल जाते हो, समझ नहीं आ रही होती है, वो आपको रिपीट होते हुए मिल जाएगी। लेकिन कोई मसला नहीं है, क्लास के एंड में मैं आपको फिर भी 15 मिनट दूंगा कि आपके जो भी सवाल आते हैं मैं उनको आंसर कर दूं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम फॉर्मेट डिस्कस करेंगे लेटर का। अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो लेटर को आप दो फॉर्मेट में लिख सकते हो। एक आपके पास होगा फॉर्मल लेटर, एक आपके पास होगा इनफॉर्मल लेटर। अब यहाँ पे हम इनफॉर्मल लेटर्स तो नहीं पढ़ेंगे, हम बात कर लेते हैं फॉर्मल लेटर्स की। फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कि बिजनेस पर्सपेक्टिव से या ऑर्गेनाइजेशनल पर्सपेक्टिव से लिखे जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को, एक ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडिविजुअल को, कोई इंडिविजुअल की एक ऑर्गेनाइजेशन को, कुछ ग्रुप ऑफ पीपल एक ऑर्गेनाइजेशन को, या ऑर्गेनाइजेशन कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को अगर लेटर लिख रही है, कम्युनिकेट कर रही है, तो वो लेटर के थ्रू होगा। इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, ठीक है। अगर मैं फॉर्मल लेटर्स की बात करूँ तो इसमें आपके पास फिर से दो कैटेगरीज आ जाती है। एक होते हैं फॉर्मल लेटर्स विदाउट लेटर हेड, एक होते हैं फॉर्मल लेटर्स विद लेटर हेड। विदाउट लेटर हेड कौन सा फॉर्मल लेटर होगा कि कोई इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर भेज रहा है, और जाहिर सी बात है कि इंडिविजुअल अगर लेटर भेज रहा है तो उसके पास कोई लेटर हेड तो मौजूद नहीं होगा, तो वो लेटर किसी ब्लैंक पीस ऑफ पेपर पे भेज रहा होगा। तो यहाँ पे आपके पास जो लेटर होगा वो विदाउट लेटर हेड होगा, सही है। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके फॉर्मेट को। फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर हेड। अब इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर दे दूं। जितनी भी बिजनेस कम्युनिकेशन है, जितनी भी बिजनेस रिटर्न कम्युनिकेशन है, उसके अंदर आपके पास दो रूल्स ऐसे जो कि यूनिवर्सल है, हर जगह अप्लाई हो जाएंगे। पहला ये कि आप कोई भी बिजनेस राइटिंग कर रहे हो, उसमें जितने भी कंपोनेंट्स हैं, यहाँ पे लेटर की बात करें, लेटर्स के जितने भी कंपोनेंट्स हैं, उन सब को डिफरेंशिएट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए आप उसमें एक लाइन का गैप दोगे। आपने एक कंपोनेंट पूरा किया, एक एलिमेंट पूरा किया, एक पार्ट पूरा कर लिया, अगले पार्ट पे जाने के लिए, अगले एलिमेंट पे जाने के लिए, अगले कंपोनेंट पे जाने के लिए आपने एक लाइन का गैप दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइन से आप उसको डिफरेंशिएट करोगे। दूसरा रूल ये है कि आप कोई भी बिजनेस राइटिंग करोगे ना, आप उसको लेफ्ट अलाइनमेंट से लेके चलोगे और राइट की तरफ लेके जाओगे। आप उसको सेंटर अलाइन नहीं करोगे, आप उसको राइट अलाइन नहीं करोगे। अगर आपके पास जो सॉफ्टवेयर दिया हुआ है, अगर उसके अंदर ये पोटेंशियल है, तो आप उसको जस्टिफाइड अलाइन कर लोगे, सही है। बट आई आई हाईली डाउट कि ऐसा कुछ होगा, तो आप इसको लेफ्ट टू राइट लेके चलोगे। तो ये दो गोल्डन रूल्स हैं, ये आपने हर बिजनेस कम्युनिकेशन के अंदर याद रखना है, सही है। सर वो तो कहते हैं कि जो डेट है वो राइट पे डाल दो, तो जो है नाम सेंटर में कर दो, तो फला लेफ्ट पे कर दो, ऐसा कुछ भी नहीं था। हर चीज लेफ्ट टू राइट चलेगी, अलाइनमेंट हमेशा लेफ्ट टू राइट होती है, सही है। अब सबसे पहला कंपोनेंट होगा आपका, वो होगा सेंडर्स डिटेल। जो बंदा लेटर भेज रहा है उसकी डिटेल आएगी। तो सबसे पहला आएगा नाम, सही है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया नाम में, अब मैं अपनी जगह लिख देता हूँ मोहम्मद उवैस, ये मैंने नाम लिख दिया। सर वो नाम अपना लिखे, पड़ोसी का लिखें, किसी और का लिखें, देखिए अगर कुछ नहीं दिया हुआ नाम तो आप अपना नाम लिख लीजिएगा, यहाँ पे अजम्पशंस चल रही होंगी। आपको अपना नाम लिखते हुए शर्म आ रही है, कुछ भी लिख दें, आप लिख दें मोहम्मद अली, सही है। ये तो ऐसी चीज है, इसको डिस्कस करना चाहिए भी नहीं, ठीक है। इसके बाद आ जाएगा फोन नंबर। मैंने लिख दिया 03332417620। सर वो अपना नंबर लिखेंगे तो आई कैप वाले फोन कर लेंगे, नहीं आई कैप वाले फोन नहीं करेंगे, आप अपना नंबर भी लिख सकते हो, कोई और नंबर भी डाल सकते हो। आपने 03331234567, क्योंकि 7 डिजिट तक जा रहा हो तो आपने ये नंबर लिख दिया। सर अगर मैं +92 लिखना चाहूँ, मैं +10 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। सर अगर मैं 033 स्पेस 1 2 3 4 5 6 7 करना चाहूँ, कर सकता हूँ जी, कर सकते हैं। सर अगर मैं डैश डाल दूँ तो कर सकता हूँ, कर सकते हैं। ये सारी चीजें नॉर्मल है, इसमें इतना इतना परेशान नहीं हुआ करें, इसके मार्क्स नहीं कटते हैं। ये सिंपल सा मैंने फोन नंबर लिख दिया। ईमेल एड्रेस, अब ईमेल एड्रेस भी अज्यूम कर लो, क्योंकि जाहिर सी बात है नाम तुमने अज्यूम किया है, तो मैं लिख दूंगा mohammad.ali.1@gmail.com। ऐसे ही मैंने अज्यूम कर लिया, कुछ भी नाम लिख लो, मसला नहीं है, सही है। इसके बाद क्या हो जाएगा कि आपके पास एक लाइन का गैप आ जाएगा। ये मैं हाइपरलिंक हटा रहा हूँ क्योंकि मेरे ख्याल से वहां पर एक्टिवेट हुआ नहीं होगा, सही। मैंने हाइपरलिंक को वो रिमूव कर दिया।
इसके बाद आपके पास एड्रेस आ जाएगा। एड्रेस हमेशा इतना लिखा करें कि सामने वाले बंदे को पता चल जाए कि यार ये लेटर कहाँ से आया है, सही है। और एड्रेस आप जो लिखोगे ना, हर कॉमा के बाद रेडियस बड़ा हो जाएगा। सबसे लेफ्ट साइड पे सबसे छोटा रेडियस, सबसे राइट साइड पे सबसे बड़ा रेडियस। मैं आपको समझाने के लिए राइट से लेफ्ट चल रहा हूँ, मैं आपको समझाने के लिए राइट से लेफ्ट चल रहा हूँ, अदरवाइज लेफ्ट टू राइट चलेगा। सबसे पहले हमने लिखा कराची। कराची सबसे बड़ा रेडियस है, सही है। कराची से पहले क्या आ जाएगा? लेट्स सपोज मैं रहता हूँ PCHS ब्लॉक 3 में, सही है। तो PCHS ब्लॉक 3 कराची। अब लेट सपोज अगर मुझे PCHS से छोटा रेडियस क्या होगा, मेरी गली 166 स्ट्रीट, ये आपके पास एड्रेस आ गया, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया हो, सही है। अब इसके बाद क्या करना है, आपने एक लाइन का गैप दे देना है, क्योंकि एक कंपोनेंट आपका कंप्लीट हो गया। दिस इज कॉल्ड सेंडर्स डिटेल। ये क्या कहलाएगा? सेंडर्स डिटेल कहलाएगा। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो, सही है। सर अगर मैं लेट सपोज अपना फ्लैट नंबर लिख दूं, अपना फ्लोर नंबर लिख दूं, तो मसला है? मसला नहीं है, लेकिन कितनी डिटेल दोगे? डज नॉट मेक सेंस, राइट। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, ये आपको बताने के लिए डब्बा बना दिया कि ये आपके पास क्या है, सेंडर्स डिटेल्स। यहाँ पे सेंडर की डिटेल आएंगे, सही है। आई होप ये बात आपको समझ आ गई हो। आगे बढ़ जाते हैं। एक लाइन का गैप दिया, अब यहाँ पे मैं लिखूंगा डेट, सही है। डेट में मैंने लिख दिया, आज की डेट ही डाल देता हूँ, सही है। मैंने लिख दिया 14 जनवरी 2025, मैंने आज की डेट डाल दी है। सर कौन सी डेट लिखेंगे? आपने वो डेट लिखनी है जो कि एग्जामिनेशन हॉल की डेट है, या वो डेट लिख दोगे जो कि लेटर में पूछी गई है, सही है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि जो है कोई भी डेट जो उसने कही भी वो डालने का, नहीं कही भी तो अपने एग्जामिनेशन हॉल की डेट डाल देनी है। सर डेट का जो फॉर्मेट है, अगर लेट सपोज मैं फॉर्मेट जो है वो ये नहीं ये कर दूं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं फॉर्मेट ये नहीं, फॉर्मेट को मैं कर दूं लेट से January 14, 2025, तो क्या गलत होगा? नहीं। ये आपके पास ब्रिटिश स्टाइल है या आपके पास अमेरिकन स्टाइल है, आप दोनों में से कोई भी अडॉप्ट कर सकते हो। लेकिन इसमें याद रखना, कुछ लोग बच्चे क्या करते हैं, कॉमा खराब कर देते हैं, कुछ लोग इसको इस तरीके से कर देते हैं। ये आपके लिए पंक्चुएशनल मिस्टेक है, सही है, ऐसे नहीं करोगे। कुछ लोग क्या करते हैं, कॉमा यहाँ लगा देते हैं, सही है। कुछ लोग कॉमा यहाँ लगा देते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं, कॉमा लगाते ही नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। तो कॉमे के चक्कर में पढ़ो ही नहीं, सीधा सीधा आपके पास ये है, ये लिख दो। इसका जो फॉर्मेट होगा ना वो क्या होगा, देखो सीधा है, DD स्पेस MM 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 स्पेस Y Y Y Y। DD का मतलब होता है 2 डिजिट की डेट होगी। MM MM, 4M का मतलब ये होता है कि पूरा मंथ लिखा आएगा, JUN डॉट नहीं होगा। मैंने 3 दफा M नहीं लिखा, यहाँ पे आपके पास पूरा मंथ आएगा। और YYYY का मतलब है पूरा आपके पास ये रहेगा, अपॉस्ट्रोफी 25 मत डालना, और एब्रीविएट नहीं किया करो, सही है। ये आपके पास डेट आ गई। सर अगर लेट्स सपोज 4 जून जनवरी होती तो आप यूँ लिख देना, सही है। 2 डिजिट में डेट लिख दिया करो, सही है। आई होप आपको डेट समझ आ गई हो। अभी मेरे पास जो भी सवाल आ रहे हैं मैं भी इनको पॉज करो, मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ, सही है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको जवाब दे दूंगा, मसला नहीं है, सही है। ये आपके पास सेंडर्स डिटेल आ गई, इसके बाद अब डेट आ गई, सही है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपके पास डेट हो गई, इसके अगर आगे बढ़े तो आपके पास अगला जो आएगा वो आपके पास आएगा इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस में क्या होता है, जो सामने वाला बंदा होता है जिसको आप लेटर लिख रहे होते हो उसकी डिटेल्स आ रही होती है। तो सबसे पहले आपने नाम लिखना है। नाम है आपने लिख लिया, लेट सपोज आप भेज रहे हो मोहम्मद बिलाल को, नाम आ गया। फिर उसके बाद आएगी डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन वो CEO है। फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आ जाएगा, आपने लिख दिया कि AAA एंटरप्राइज, ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया। पहला नाम आएगा, फिर डेजिग्नेशन आएगी, फिर ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, फिर ऑर्गेनाइजेशन का जो है ना एड्रेस आ जाएगा। अब यहाँ पे आपने मुकम्मल एड्रेस लिखना है। सर यहाँ पे पूरा एड्रेस क्यों लिखना है? यहाँ पे पूरा एड्रेस क्यों लिखना है, क्योंकि जो सामने वाला जो कंपनी है, कुरियर कंपनी है, उसने उस एड्रेस पे डिलीवर करना है। तो यहाँ पे आप अज्यूम कर लो, या फिर जो दिया हुआ होगा लेटर पे वही आपने फॉलो कर लेना है। लेट सपोज आपने लिखा 1 2 3, ऑफिस का नाम है 1 2 3, सही आपने लिखा। अच्छा 1 2 3 ना, तो आप लिखो फर्स्ट फ्लोर, सही है, कॉमा। उसके बाद आप यहाँ पर आ गए, आपने लिखा बिल्डिंग का नाम लिखा ZZZ, सही है, शाहराय फैसल कराची। सर ये आपने एड्रेस 3 लाइनों में क्यों लिखा है? देखिए इनसाइड एड्रेस जो है ना, अगर आपके पास
हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर रहा हूँ, अगर लेट सपोज मैं यूं लिखता तो ये हॉरिजॉन्टली बहुत ज्यादा स्ट्रेच कर रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, 2 लाइनों में तोड़ सकते हो। यहाँ पे मैंने 2 लाइनों में तोड़ा, मुझे लग रहा है अभी भी हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच हो रहा है, आप इसको 3 लाइनों में तोड़ो। ये आप कभी भी बिजनेस को हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच नहीं करोगे, ये कहलाता है इनसाइड एड्रेस। ऐसा क्यों किया मैं अभी आपको बताता हूँ, सही है। बस थोड़ा सा सब्र करें, एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, कोई भी चीज एक्सप्लेन नहीं जाएगी, आपने थोड़ा सा पेशेंस शो करना है, सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। अब यहाँ पे हमने लिखा इनसाइड एड्रेस। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि नाम में आप कोई भी नाम अज्यूम कर सकते हो, जो नाम दिया होगा आपने वो लिख लेना है, अपने नाम लिख लो कि सेफ साइड हो जाएगी। फिर आप कोई भी फोन नंबर लिख लो, अपनी तरफ से कोई फोन नंबर अज्यूम कर लो, असली होना चाहिए फोन नंबर। फॉर्मेटिंग कोई भी हो सकती है, +92 हो सकती है, बीच में स्पेस हो सकता है, बीच में डैश आ सकता है। अब एक बच्चा आके बोलेगा तफरी में कि भाई अगर मैं बीच में स्टार लगा दूं तो वो डेफिनेटली वो गलत है। जो गलत है वो गलत है, सही है। फिर यहाँ पे मैंने आपको बताया कि ईमेल एड्रेस आप कोई भी अज्यूम कर सकते हो, सही है। फिर इसके बाद क्या है कि आपके पास जो है वो एड्रेस की बात करें तो आपने घर तक नहीं पहुंचाना है, आप उसको क्या करो कि स्ट्रीट, एरिया और शहर बता दो। अगर सर मैं उसको स्ट्रीट नहीं बताऊंगा तो क्या मुझे गुनाह मिल जाएगा? नहीं, आपको कोई गुनाह नहीं मिलेगा। आप स्ट्रीट नहीं बताओ, आपकी मर्जी है, लेकिन चलेगा ऐसे ही। सबसे बड़ा रेडियस, उससे छोटा रेडियस, फिर उससे छोटा रेडियस, सही है। अगर यहाँ से चलेंगे तो सबसे छोटा रेडियस, उससे बड़ा, उससे बड़ा। लेट सपोज अगर मुझे तो घर तक पहुंचाना होता तो मैं क्या करता, 166 स्ट्रीट, फिर मैं लिखता 165/D, ये प्लॉट नंबर हो जाता मेरा, ये मेरा प्लॉट नंबर हो जाता। फिर इसके बाद क्या होता, अब मैं लिखता लेट सपोज फ्लोर लिखता, मैं फ्लोर लिखता 3rd फ्लोर, सही है। और सबसे लास्ट में क्या लिखता, फ्लैट नंबर लिखता A8। तो ये मैं पूरा लिख देता A8, सॉरी। अब इससे ज्यादा तो एड्रेस नहीं हो सकता ना। अब सबसे छोटा रेडियस, उससे बड़ा रेडियस, घर छोटा होता है, फ्लोर बड़ा होता है, सही है। फिर उसके बाद फ्लोर छोटा होता है, बिल्डिंग बड़ी होती है, बिल्डिंग छोटी होती है, स्ट्रीट बड़ी होती है, स्ट्रीट छोटी होती है, ब्लॉक बड़ा होता है, ब्लॉक छोटा होता है, शहर बड़ा होता है। आप इस तरीके से भी एड्रेस लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहो तो मैंने आपको बताया कि आपने घर तक नहीं पहुंचाना है, तो आपने क्या किया कि 3 रेडियस तक बातें लिख दी। एक लाइन का गैप आएगा, मैंने कहा था कि हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप आता है, फिर आपने डेट डाली, डेट का फॉर्मेट होगा DD स्पेस M स्पेस Y, ठीक है। एक लाइन का गैप आएगा, फिर इनसाइड एड्रेस आ जाएगा। इनसाइड एड्रेस में आएगा रिसीवर की डिटेल, उसका नाम, उसकी डेजिग्नेशन, उसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम, जो चीज नहीं दी हुई हो एज्यूम कर लेना, मसला नहीं है। फिर एड्रेस आएगा 3 लाइन में। अब ये एड्रेस 3 लाइनों में क्यों आया? देखो जो इनसाइड एड्रेस है ना, इसका नाम इनसाइड एड्रेस क्यों है? इसका नाम इनसाइड एड्रेस इसलिए है क्योंकि आपके पास एक एनवलप आता है जो कि आपके पास क्या करता है कि पेज को जब 2 फोल्ड में आप पेज को टर्न करते हो, तो आप उस एनवलप के अंदर स्लाइड करते हो, तो जब वो एनवलप आप देखते हो तो यहाँ पे आपके पास एक प्लास्टिक की पन्नी बनी हुई होती है, ट्रांसपेरेंसी, तो वहां पे ये एड्रेस नजर आ रहा होता है। अगर आपको आईकैप से अभी तक कोई लेटर आया होगा तो आपने देखा होगा कि आपके पास उस एनवलप में वो ट्रांसपेरेंसी पन्नी बनी हुई होती है, तो अंदर का जो एड्रेस होता है वो बाहर रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। तो इससे एक चीज से दो शिकार हो जाता है, आपको एनवलप में बाहर अलग से नाम लिखने की, सॉरी, डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं होती, जो अंदर की डिटेल्स होती है वो बाहर नजर आ रही होती है, हेंस इनसाइड एड्रेस। तभी इसको वर्टिकली जो है, सभी इसको हॉरिजॉन्टली ना प्रोलॉन्ग नहीं किया, क्योंकि अगर ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर जाता तो ये क्या होता है, इस पन्नी से बाहर निकल जाता, इस विंडो से बाहर निकल जाता, तो जो पर्पस है वो खेल हो जाता, ठीक है। तभी जो है मैंने इसको 3 हिस्सों में तोड़ा है, सही है। ये आपने अपनी एडुकेटेड गेस से उसको 3 लाइनों में तोड़ना है, या कोई आपको कुछ सिखाएगा नहीं। अब खुद सोचो ना, अगर लेट सपोज मैं यहाँ पे यूं कर दूं तो दिस डज नॉट मेक सेंस, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टली स्ट्रेच कर रहा है। तो फिर मैंने यहाँ पे अपनी अपनी समझदारी का मुजाहरा करते मैंने इसको इस तरीके से कर लिया। नाउ दिस मेक्स मोर सेंस, राइट? सही। आई होप आपको इनसाइड एड्रेस भी समझ आ गया। अगला आपके पास जो कंपोनेंट होगा वो आपके पास होगा सब्जेक्ट लाइन। अच्छा, आपने वर्ड सब्जेक्ट नहीं लिखना है, ठीक है। आप यहाँ पे ना जो सब्जेक्ट है वो लिख दो। लेट सपोज लिख दो कि एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ CA ट्रेनिंग। आप जो है वो CA ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर, अप्लाइंग फॉर द पोजीशन ऑफ CA ट्रेनी, एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ CA ट्रेनी, सही है। तो आप कुछ भी इसमें यहाँ पे आपने सब्जेक्ट लाइन लिखनी है। अब आप लोग पूछोगे सर सब्जेक्ट लाइन में जो है हम ये क्यों नहीं कर रहे हैं कि जो है ना सब्जेक्ट वर्ड क्यों नहीं लिख रहे हैं, मैं बताता हूँ क्यों। सही है, सब्जेक्ट को किस तरीके से लिखते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे अगर आप कंप्यूटर पे टाइप कर रहे हो तो आप इसको बोल्ड कर दोगे, अगर आप इसको कंप्यूटर पे टाइप नहीं कर रहे हो, अगर आप इसको मैनुअली लिख रहे हो तो आप इसको इन्वर्टेड कॉमास में ले जाओगे। अगर आप इसको कंप्यूटर पे टाइप नहीं कर रहे, अगर आप इसको मैनुअली लिख रहे हो तो आप इन्वर्टेड कॉमास में ले जाओगे, लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे टाइप करो उसको बोल्ड कर दोगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि सब्जेक्ट वर्ड क्यों नहीं लिखना। देखो, आपका पूरा लेटर लिखा हुआ है, आपके पूरे लेटर में एक जगह जो है वो आपके पास बोल्ड नजर आ रही है, तो इट मीन्स कि ये क्या है, जस्ट है, ये आपके लेटर की जस्ट है, सेंट्रल आइडिया है, समरी है, सही है, ये पर्पस है। और आपने उसको बिल्कुल कट शॉर्ट करके लिखा हुआ है, सही है।
तो ये बोल्ड हुआ हुआ यही नजर आ रहा है कि दिस इज द सब्जेक्ट लाइन। अगर मुझे इस बोल्ड को भी सब्जेक्ट से बताना है कि मैं यहाँ पे लिखूँ सब्जेक्ट, अगर मुझे इसको बताने की जरूरत पड़ी है सब्जेक्ट है ना, तो फिर मैं यार ये कहूंगा कि भाई मैं यहाँ पे लिखूंगा डेटेड या डेट, और फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा माय नेम। सही है, मैं यहाँ लिखूंगा माय नेम, फिर यहाँ लिखूंगा मैं माय फोन, और इस तरीके से मैं सारी चीजें लिखूंगा। इट डज नॉट मेक सेंस। ऐसी बात है कि सेंडर्स डिटेल में सेंडर का नाम लिखा होगा, सेंडर डिटेल में सेंडर का फोन नंबर होगा, सेंडर डिटेल में सेंडर की ईमेल आईडी होगी, उसका एड्रेस होगा, और ये जो लिखी हुई है डेट ही है। और ये कौन सी डेट है? ये वो डेट है जिसमें लेटर लिखा गया है। सही है, ये इनसाइड एड्रेस है तो सामने वाले का नाम होगा, सामने वाले का फोन होगा, और ये बाहर पन्नी की नजर आ रहा है तो मेरा तो ये एड्रेस होगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है। इट मेक्स नो सेंस कि मैं बाकी सब चीजों को हाईलाइट नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट अलग से लिख रहा हूँ। सही है, लेकिन इफ यू फील लाइक तुम लोगों ने सब्जेक्ट लिखना है तो तुम लिख देना बी माई गेस्ट, कोई मसला नहीं। एक बच्चा कह रहा है कि सर अगर मैं लेट सपोज यहाँ पे बोल्ड के साथ इसको अंडरलाइन कर दूं क्या तो मुझे ज्यादा मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं, लेकिन आपके मार्क्स कटेंगे भी नहीं। सही है, अगर आपने मजीद को हाईलाइट करना पर अंडरलाइन कर सकते हो, लेकिन बोल्ड इज मोर देन इनफ। अगर तुम ये देखोगे ना जो लेटर चल रहा है इसकी चाल तुम्हें बनती हुई नजर आ रही होगी। सही है, सब्जेक्ट के पास आपके पास क्या आ जाएगा? सब्जेक्ट के पास आपके पास आ जाएगा सैल्यूटेशन। अब यहाँ पे आ जाएगा डियर मिस्टर बिलाल। ठीक है, डियर मिस्टर बिलाल और कॉम आ गया। सही है, अब आपके पास क्या आएगा? अब आपके पास जो है वो अगली लाइन में आपके पास आएगा पैराग्राफ नंबर 1। पैराग्राफ पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 1 में आप लिखोगे रेफरेंस प्लस पर्पस। रेफरेंस प्लस पर्पस कहूँ या फिर मैं कहूँ पर्पस प्लस रेफरेंस, इसका मतलब वही है, ये वही वाली बात है ना, ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए। सही है, आपने पहले रेफरेंस लिखा बाद में पर्पस लिखा, पहले पर्पस लिखा बाद में रेफरेंस लिख लिया, इसका मतलब एक ही होगा। सही है, अगले पैराग्राफ में आप लिखोगे पैराग्राफ 2 में आप लिखोगे डिटेल्स। सही है, अगर आपके पास ज्यादा डिटेल्स है तो आप क्या कर सकते हो? डिटेल्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3। अगर आपको लगता है कि आपने ज्यादा कुछ लिखना है आप इसको एक पैराग्राफ में तोड़ दो, दो पैराग्राफ में तोड़ दो, मैक्सिमम 3 पैराग्राफ में तोड़ सकते हो। पैराग्राफ जो 3 होगा, सही है, पैराग्राफ जो 3 होगा यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फ्यूचर कोर्स ऑफ फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में क्या होगा आपके पास? ये आ जाएगा कि भाई आप जो ना रिसीवर से क्या चाहते हैं। देखो पहले मैं आएगा आपके पास रेफरेंस प्लस पर्पस। रेफरेंस प्लस पर्पस के बाद किस रेफरेंस से लेटर लिख रहे हो और लिखने का पर्पस क्या है। सही है, और सेकंड पैराग्राफ में आपको डिटेल्स आ जाएगी कि जो आपको जो भी पर्पस था उसमें क्या क्या इश्यूज थे या क्या क्या अपॉर्चुनिटीज थी या क्या क्या डिटेल्स थी, वो सारी चीज़ आपने लिख दी यहाँ पे। पैराग्राफ 3 में आप फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन लिखोगे, अब आप रिसीवर से क्या चाहते हो। 3 पैराग्राफ हो गए। देखो ये 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। ये इसको 4 या 5 में कन्वर्ट करेगा ये वाला पैराग्राफ। अगर डिटेल ज्यादा है तो आप इसको 2 में तोड़ दोगे, वरना आप इसको 3 में तोड़ दोगे। जब आप इसको 2 में तोड़ोगे तो 4 पैराग्राफ हो जाएंगे, 3 में तोड़ोगे तो 5 पैराग्राफ हो जाएंगे। सही है, फिर एक लाइन का गैप आएगा, फिर आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आपके पास क्या आ जाएगा? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आप आ जाएगा योर्स। देखो योर्स में आपके पास एस कैपिटल, योर्स के बाद सिंसेरली का एस कैपिटल भी हो सकता है, स्मॉल भी हो सकता है, दोनों सही है। ग्रामेटिकली स्मॉल सही होता है, तो ग्रामेटिकली आप जाओगे योर सिंसेरली कॉमा, इसके बाद एक लाइन का गैप आएगा, फिर आपके पास आ जाएगा आपका नाम और सिग्नेचर। तो आपने लिखा सिग्नेचर में लिख दिया एस डी। सही, एस डी, और अपना जो है वो नाम लिख दिया यहाँ पे मोहम्मद अली। सही है, ये आपके पास जो है, आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, आप इसको ऐसे कर लो, कोई मसला नहीं। और इसके बाद आपके पास जो है एक लाइन गैप आ जाएगा और इनक्लोजर, अगर आपने कुछ इसमें अटैच किया है। अगर आपने कुछ अटैच नहीं किया तो इनक्लोजर नहीं है। वैसे अब इनक्लोजर में आप चाहो तो लिख दो सीवी, अगर आपने सीवी अटैच की हुई है। अगर आपने कोई रिपोर्ट लगाई हुई तो आप लिख दिया रिपोर्ट। अगर आपने कोई इनवॉइस लगाई हुई तो आप लिख दो इनवॉइस। सही, अगर आपने कोई इनवॉइस लगाई तो आप लिख दो इनवॉइस, कोई भी एक चीज़ आएगी। ठीक है, आपने सीवी लगाई सीवी लगा दो, रिपोर्ट लगाई रिपोर्ट लगा दो, इनवॉइस लगाई इनवॉइस लगा दो। सही है, यहाँ पे अब मैं सारी चीज़ें पूरी कर लूँ उसके बाद फिर मैं आगे आपसे बात करता हूँ। मुझे 1 मिनट दीजिएगा, ठीक है। आई होप चीज़ आपको समझ आ रही होगी, लेकिन मुझे पता है कि एम्बिगुइटी बहुत सारी है, मैं एक एक करके सारी रिजॉल्व करता हूँ, फिर आपके सवालों की तरफ भी आऊंगा। सही है, इसको ये कहलाता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन का मतलब होता है सलाम ठोकना। तो डियर मिस्टर एक्स वाई जी, जो भी नाम था वो लिखा आपने। इसके बाद आपके पास जो है ये 3 पैराग्राफ मैंने आपको बता दिया, रेफरेंस प्लस पर्पस है और फिर डिटेल्स हैं, उसके बाद फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन है।
तो ये आपका मेन सब्जेक्ट मैटर होगा। ये वो चीज़ है जिसमें आपने चीज़ें लिखनी है, सब्जेक्ट मैटर। सही है। ये लेटर आपके पास कोई भी हो सकता है, आपके पास कंप्लेन लेटर भी हो सकता है, आपके पास परसुएसिव लेटर भी हो सकता है, आपके पास का वो रिफंड हो सकता है, क्लेम लेटर हो सकता है, रिप्लेसमेंट लेटर हो सकता है। सही, कोई भी एक्सवाइजी लेटर हो सकता है। उसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा? उसके बाद आपके पास आ जाएगा योर सिंसेरली, ये कहलाता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग आ जाएगा। इसके बाद फिर आपके पास आ जाएगा सिग्नेचर। सिग्नेचर में नाम और साइन आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट में आपके पास आ जाएगा इनक्लोजर, ठीक है। इनक्लोजर में इनक्लोजर वर्ड लिखोगे, सही है। वरना अगर आपने नीचे सीवी लिख दिया तो बोलेंगे सीवी क्या, वो इनक्लोजर का मतलब ही होता है कि कुछ चीज अटैच्ड है। सही, तो आपने इनक्लोजर वर्ड लिखना है नीचे, सही है। इसके बाद आपके पास, अरे यार क्या कर रहा हूँ मैं। सही है, ओके। ये आपके पास लास्ट आ गया इनक्लोजर, इस तरीके से आपका। ये आपके पास सारी चीजें आ गई हैं, ठीक है। अब मैं जरा सवाल लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। उमर कह रहे सर सिग्नेचर नाम लिख के कंट्रोल बी प्लस कंट्रोल आई नहीं करेंगे? आप ये कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। मुनाफ कह रहे हैं सर सैल्यूटेशन क्या होता है? मैं अभी जवाब देता हूँ, ठीक है। नायब के सर सब्जेक्ट सेंटर में नहीं लिख सकते, नहीं सब्जेक्ट सेंटर में नहीं लिखेंगे, हर चीज आप लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे, सही है। सर नंबर लिखना जरूरी है? जी नंबर लिखना जरूरी है, मैं बताता हूँ क्यों सारी चीजें जरूरी है। अहमद कह रहे सर लेटर की टाइप बता दे, मैं भी लेटर की टाइप भी बता देता हूँ। ईमेल मैंडेटरी है? मैंडेटरी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ ये सारी चीजें क्यों लिखनी चाहिए। देखो, अब देखो यहाँ पे ना, आपके पास लेटर अलग अलग किस्म के होंगे, तो कुछ चीजें आप लिखोगे, कुछ चीजें आप नहीं लिखोगे। अब यहाँ पे तुम जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो, जॉब के लिए अप्लाई करो, तुम्हें कॉल भी आ सकती है, तुम्हें ईमेल भी आ सकती है, और तुम्हें शायद लेटर भी आ सकता है, ठीक है। अगर लेट सपोज मैं जॉब एप्लीकेशन लिख रहा हूँ तो मैं फोन नंबर भी लिखूंगा, मैं अपना ईमेल एड्रेस भी लिखूंगा, और मैं अपना पूरा एड्रेस लिखूंगा, मैं अपने घर तक का एड्रेस लिखूंगा। मैं यहाँ पे स्ट्रीट के साथ साथ अपना बिल्डिंग का नंबर, अपना फ्लोर का नंबर, और अपने घर का नंबर डालूंगा। तो यहाँ पे मैं तीनों चीजें लिखूंगा। लेकिन लेट सपोज अगर मैं किसी जो है ऐसे बिजनेस क्लाइंट से बात कर रहा हूँ जो मुझे सही से जानता है, उसके पास मेरा नंबर मौजूद है, मैं ऐसे नंबर ओमिट कर दूंगा। अब बात सारी तुम्हारी अजम्पशन पर है। अगर ये चार चीजें लिखने से तुम्हारी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है और तुम्हें बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा, तो यार ये चारों चीजें लिख दो ना। अब ये चारों चीजों में तुम्हें क्या जा रहा है? अब एक बंदा बोलेगा सर मैं ईमेल एड्रेस हटा दूं, मैं मानता हूं चलो ईमेल एड्रेस हटा दो, तुम चाहते हो सामने वाला बंदा फोन कर ले। लेकिन अगर तुम ईमेल एड्रेस डाल दोगे तो मुझे ये बताओ कि तुम्हें क्या गुनाह मिल रहा है। ये सारी चीजें लिखो, तुम्हें फायदा हो जाएगा, इनका पर्पस है। वो थोड़ी पर्पसलेस चीजें थोड़ी है, सही है। फिर इसके बाद आपके पास जो है वो अगला क्या आ रहा है, एक लाइन का गैप आ रहा है। मैंने आपको बताया हर कंपोनेंट के बाद एक लाइन का गैप आएगा, फिर आपके पास डेट आ रही है। डेट पे तो तुम लोगों ने कोई सवाल नहीं पूछा, तो उसका मतलब है कि तुम्हें समझ आ गई है, ठीक ठीक है। अब ये मैंने आपको बताया था कि एक बच्चे ने पूछा कि एप्लीकेशन जो है वो आप जो सॉरी सब्जेक्ट लाइन जो आपने सेंटर में नहीं लिखनी है, नहीं यार, हर चीज लेफ्ट से राइट शुरू होगी। मुझे एक बात बताओ, तुम बिजनेस राइटिंग कर रहे हो, तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम ये जो ना अलाइनमेंट्स यूज करो, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, या फिर तुम इंडेंटेशन यूज करो। नहीं सर, आपने हर चीज बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट से लिखनी है और राइट की तरफ लेके जानी है, सही है। ये सारी चीजें आप नहीं करोगे कि कुछ चीजों को सेंटर में करोगे, कुछ चीजों को साइड में करोगे। सैल्यूटेशन का मतलब होता है किसी को रिस्पेक्ट देना, तो आपने डियर मिस्टर करके लिख लिया, सही है। अब आगे बढ़ जाते हैं। मैं यार तुम्हारे सवालात अभी अभी जवाबात नहीं दे रहा, वरना मैं डीरेल हो जाऊंगा, मुझे अभी टॉपिक को कंप्लीट करना है, मैं अभी सवालात रोक रहा हूँ। अब आगे बढ़ जाते हैं, जितने सवाल थे मैंने जवाब दे दिया, मैं बाकी के सवाल के जवाब बाद में दे देता हूँ, सही है। ये आपके पास जो लेटर हुआ, मैंने आपको बताया ये फॉर्मेट कौन सा था, ये आपके पास था लेटर विदाउट लेटर हेड। अगर आपको विद लेटर हेड के साथ फॉर्मेट लिखना हो तो आप क्या करेंगे? सही है, तो सबसे पहले आपके पास आएगा, लेट सपोज आपके पास जो लेटर विद लेटर हेड होगा, सही है। लेटर विद लेटर हेड होगा तो उसमें क्या होगा, आपने लेटर हेड बनाना पड़ेगा। अब आपने कोई बहुत शशके वाला लेटर हेड नहीं बनाना। लेट सपोज आपको कहा गया भाई आप एक ऑर्गेनाइजेशन हो और आपने क्या करना है, गवर्नमेंट को लेटर लिखना है, तो इसका मतलब है कि आपको जो लेटर होगा वो विद लेटर हेड होगा। आपने जो लेटर लिखा है वो विद लेटर हेड होगा। तो विद लेटर हेड में आपने लेटर हेड बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको थोड़ा सा छोटा करूँ ताकि आपको थोड़ा सा व्यू नजर आए, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे थोड़ा सा इसको सेंटर कर लिया। अब सर आप बोल रहे हैं सेंटर कर लें, देखो लेटर हेड है ना, लेटर हेड एक डिजाइन एलिमेंट होता है, वो लेफ्ट से भी हो सकता है, वो सेंटर से भी हो सकता है, वो राइट से भी हो सकता है, वो कहीं पे भी हो सकता है। तो यहाँ पे आप इसको कर सकते हो। लेट सपोज आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम था XYZ
कॉरपोरेशन, आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन XYZ कॉरपोरेशन था। और फिर आपने क्या किया इसमें जो है वो आपकी जो लैंडलाइन था आपने लिखा लैंडलाइन, सही है, आपने लैंडलाइन लिख दिया 021 3 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, आपने फ़ोन नंबर लिख लिया। इसके बाद आपने लिख लिया ईमेल, ये आपने ईमेल लिख ली। ईमेल में आपने लिखा लेट सपोज info@xyz.co.pk, आपका ईमेल आ गया। फिर आपका एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस आ गया 123 111 ऑफिस 111A। और फिर यहाँ पे लिख लिया आपने फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, और यहाँ पे आपने लिख दिया स्काई लिमिट टावर सराय हाईवे। लेट सपोज आपने ये एड्रेस लिखा, सही है। अब ये आपका लेटर हेड है ना, तो आप इसको थोड़ा सा चाहो तो थोड़ा सा इसको बेहतर कर सकते हो। आपने इसको इस तरीके से कर दिया, ये आपके पास लेटर हेड बन गया। सर मैं लोगो लगा दूं, लगा दो, अगर तुम्हें अगर वहां पे मौका मिलता तो तुम लोगो लगा दो, सर नहीं मिलता तो मत लगाओ, कोई फर्क थोड़ी पड़ता। लेट सपोज मैंने यहाँ पे इसका नाम XYZ कॉर्पोरेशन है ना, मैंने इसका लोगो ये रख लिया फॉर एग्जाम्पल, ये आपके पास का लोगो आ गया। आप चाहो तो मत लगाना, ऐसे कोई वो थोड़ी है कोई कि आपको चीजें लिखनी ही है। आपने लिखा XYZ, सही है। यहाँ पे होम पे जाके मैंने उसको बेहतर कर दिया, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, लेटर हेड बन गया। अब सर अगर मैं लेटर हेड नहीं बनाऊं तो कोई मसला है? नहीं, कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना, सीधा सीधा नाम लिख देना है, और कंपनी का नाम लिख दिया, उसका फोन नंबर, उसका ईमेल एड्रेस लिख दिया, सही है। तो सबसे पहला कंपोनेंट आपके पास हो गया रेडी। अब अगले पास क्या होगा, एक लाइन का गैप दिया आप लोगों ने। अब आप क्या करोगे, लेफ्ट से वापस, सॉरी राइट से आप लेफ्ट की तरफ वापस आ जाओगे, ठीक है। एक लाइन का गैप था ना, ये एक लाइन का और दूसरी लाइन का, एक लाइन का गैप हो गया आपके पास। अब यहाँ पे मैंने इसको थोड़ा सा छोटा कर दिया था एडजस्ट करने के लिए, एक लाइन गैप आ गया ना यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या करूंगा कि यहाँ से पूरा कॉपी कर रहा हूँ, देख लो। अब बाकी सारी चीजें सेम है, बस एंड में एक छोटा सा फर्क है, बताता हूँ क्या। बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट सेम होगा, बाकी पूरा का पूरा फॉर्मेट यहाँ पे सेम होगा। ये आपके पास आ गया लेटर है, कंट्रोल सी। अब जो बच्चों के सवाल थे ना उनके जवाब दे दूं, सही। पहले पहले एक चीज चेंज कर दूं, यहाँ पे आपके पास सिग्नेचर नहीं आएगा, यहाँ पे आपके पास आएगा सिग्नेचर प्लस सेंडर्स डिटेल्स। अब यहाँ पे हमने कहा था मोहम्मद अली पे सिग्नेचर किया था, इसके बाद आप लिखेंगे अपनी डेजिग्नेशन, फिर आप लिखोगे अपनी डेजिग्नेशन, फिर आप अपना फ़ोन या कॉन्टैक्ट डिटेल जो भी आप लिखें। अब अपने फ़ोन नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस लिखना है, दोनों लिखना है, आपकी मर्जी है। आप बताता हूँ कि ये क्या हुआ है। अब जरा समझो, जो बच्चों ने मुझसे सवाल पूछा था ना, पहले आप लोगों ने मुझसे पूछा था कि बच्चों ने मुझसे पूछा था कि सर टाइप्स बताएं लेटर्स की। मैं आपको लेटर्स की टाइप्स बाद में बताऊंगा, पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुनिएगा। मैं सारी चीज़ों को रिवाइज कर रहा हूँ। फॉर्मेटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास दो लेटर्स होते हैं, एक होता है फॉर्मल लेटर, एक होता है इनफॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर्स वो लेटर्स होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशनल पर्पसेस के थ्रू लिखे जाते हैं, पॉइंट ऑफ व्यू से लिखे जाते हैं, या बिजनेस के पर्सपेक्टिव से लिखे जाते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनाइजेशन दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर भेज रही है, एक ऑर्गेनाइजेशन किसी इंडिविजुअल को लेटर भेज रही है, एक इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन को लेटर भेज रहा है। पर्पस कुछ भी हो सकता है। आपको जॉब चाहिए, आपने किसी की जॉब एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, आपने किसी को जॉब ऑफर लेटर भेजना है, आपने कंप्लेन रेज करनी है, आपने क्लेम करना है, आपने रिफंड मांगना है, आपने रिप्लेसमेंट मांगनी है, आपने कन्विंस करना है अपने जो है बायर्स को कि वो परचेज कर लें, आपने सेल्स लेटर लिखना है, आपने सॉलिसिटेड सेल्स लेटर लिखना है, अनसॉलिसिटेड सेल्स लेटर लिखना है, आपने जो है वो लेटर टू द एडिटर लिखना है, आपने जो है वो लेट सपोज एप्लीकेशन लेटर लिखना है,
आपने जो है थैंक यू लेटर लिखना है, एप्रिसिएशन लेटर लिखना है, आपने जो है अपॉलॉजी लेटर लिखना है, सही है, आपने जो है फॉलो अप लेटर लिखना है, आपने परसुएसिव लेटर्स लिखने हैं। कोई भी लेटर होगा ना वो क्या होगा, वो बिजनेस लेटर होगा, वो फॉर्मल लेटर के अंदर कैटेगरी में आ जाएगा। फिर आपके पास जो दूसरा फॉर्मेट होता है वो होता है इनफॉर्मल लेटर्स। इनफॉर्मल लेटर्स हमने पढ़ने ही नहीं है। इनफॉर्मल लेटर्स आप अपने किसी दोस्त को लिख सकते हो, अपने फैमिली मेंबर को लिख सकते हो, और वो पर्सनल कैपेसिटी में होगा, उसका वो बिजनेस पर्सपेक्टिव से लिखा नहीं जाएगा। अब मैं फॉर्मल लेटर में जाऊं तो आपके पास दो टाइप्स होती है, एक होता है फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर हेड, एक होता है फॉर्मल लेटर विद लेटर हेड। फॉर्मल लेटर विदाउट लेटर हेड वो लेटर होता है कि जिसके अंदर इंडिविजुअल किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम नहीं कर रहा होता। अगर वो किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा होता तो वो ऑर्गेनाइजेशन का लेटर हेड उठाता और उसमें लेटर टाइप करता, राइट। अब यहाँ पे वो क्या करेगा, एक ब्लैंक पीस ऑफ पेपर उठाएगा, उस पर लेटर टाइप करेगा, तो वहां पे लेटर हेड होगा ही नहीं। हेंस लेटर विदाउट लेटर हेड। सही है। जब आपके पास ऐसा फॉर्मेट होगा तो उसमें आप स्टार्ट करोगे सेंडर्स डिटेल से, कि एक इंडिविजुअल अपना नाम लिखेगा, अपना फोन नंबर लिखेगा, अपना ईमेल एड्रेस लिखेगा और अपना एड्रेस लिखेगा। मैंने आपको बताया था कि फोन नंबर और ईमेल एड्रेस जो है आप खुद से अज्यूम कर सकते हो, और आपने कोई बहुत ही कोई जो है वो हाई फाई नहीं सोचना। आपने जो भी आपके माइंड में सोच आ रही होगी आपने वो ईमेल एड्रेस और फोन नंबर बना देना है। नाम आप अज्यूम कर सकते हो, या अगर आपको दिया हुआ है तो आप वही नाम लिख दोगे। फिर एड्रेस आप अज्यूम कर लोगे, आपको जो दिया होगा वो एड्रेस लिख दोगे। एड्रेस का भी मैंने आपको रूल बताया कि अगर मैं राइट टू लेफ्ट चलूँ तो सबसे बड़ा रेडियस होगा, उससे छोटा रेडियस होगा और सबसे छोटा रेडियस होगा। सर इसमें आपने जो है ना वो प्लॉट नंबर और फ्लोर नंबर और फ्लैट नंबर नहीं लिखा। भाई मैं उसको घर तक नहीं पहुंचाना चाह रहा, लेकिन अगर मुझे लगता है कि जरूरत है कि वो मुझे शायद लेटर पे रिस्पॉन्ड करेगा तो फिर मैं उससे सारी चीजें भी लिख दूंगा। पत्थर की लकीर कुछ नहीं है, फॉर्मेट समझो। एक लाइन का गैप दिया, फिर डेट, डेट का फॉर्मेट क्या होगा, डी डी स्पेस एम 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 स्पेस वाई 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 वाई। सही है सर, अगर मैं यहाँ पे डैश लगा दूं तो क्या मसला हो जाएगा? देखो मसला नहीं होगा, लेकिन इट लुक्स बैड। सही है, फॉर्मेटिकली ये क्या हो जाएगा, आपके लिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, स्पेस ही रखना है। फिर अगर आपके पास लेट्स सपोज 2 डिजिट की डेट है तो मसला ही नहीं, तो डी डी हो जाएगा। फिर आपने जो मंथ है वो पूरा लिखना है, जे यू एन या जे ए एन नहीं लिखना, आपने जे यू एन ई या जे ए एन यू ए आर वाई लिखना है। आपने ए यू जी डॉट नहीं लिखना, आपने ए यू जी यू एस टी लिखना है। आपने पूरा एड्रेस पूरा मंथ लिखना है, और आपने जो वो है ईयर है उसको अपोस्ट्रोफी 25 नहीं बना के लिख देना, आपने 2025 लिखना है, वाई 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 होगा। फिर एक लाइन का गैप आएगा, फिर उसके बाद इनसाइड एड्रेस। इनसाइड एड्रेस वो एड्रेस होता है जो कि लेटर के अंदर लिखा होता है और बाहर भी नजर आ रहा होता है। ये वो एड्रेस होता है कि जिस पे लेटर जा रहा होता है। तो यहाँ पे उस बंदे का नाम आएगा, उसकी डेजिग्नेशन आएगी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा और कंप्लीट एड्रेस आएगा। अब यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस लिखना है क्योंकि पोस्टल सर्विस वाले वहाँ पे लेटर भिजवाएंगे। तो सर ये तो बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो जाएगा, तो आप उसको 3 हिस्सों में तोड़ोगे ताकि जो बाहर आपके पास प्लास्टिक की विंडो होती है उसके अंदर अंदर ही आपके पास एड्रेस आ जाए। सही है। फिर आपके पास एक लाइन का गैप आएगा, आपके पास सब्जेक्ट लाइन आ जाएगी। सब्जेक्ट में आपने सब्जेक्ट वर्ड नहीं लिखना है, आप इसको बोल्ड कर दो, अंडरलाइन कर दो, सिर्फ बोल्ड कर दो, काफी हो जाएगा। सही है। एक लाइन का गैप आएगा, फिर सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में आपके पास आया डियर मिस्टर बिलाल। सैल्यूटेशन में आप क्या करते हो, सामने वाले को ग्रीट कर रहे होते हो, उसको रिस्पेक्ट दे रहे होते हो। सैल्यूटेशन लिखने के तरीके मैं भी आपको बताऊंगा। फिर आपके पास ये जो मेन सब्जेक्ट मैटर आएगा उसमें 3 पैराग्राफ आएंगे। पहला पैराग्राफ रेफरेंस प्लस पर्पस या पर्पस प्लस रेफरेंस भी हो सकता है। दूसरा पैराग्राफ आपके पास होगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन, सॉरी दूसरा पैराग्राफ आपके पास होगा डिटेल्स। अब डिटेल्स को आप 3 हिस्सों में भी तोड़ सकते हो अगर आपके पास डिटेल्स आता है। तीसरा पैराग्राफ आपके पास होगा फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन। फिर उसके बाद एक लाइन का गैप आएगा, फिर आप लिखोगे कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग करोगे। आपने योर्स सिंसेरली कब लिखना है, योर्स ऑबिडियंटली कब लिखना है, रिगार्ड्स कब लिखना है, काइंड रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स, विशेष कब लिखना है, ये मैं आपको सब बताऊंगा। सही है। फिर उसके बाद आपके पास एक लाइन का गैप आएगा, फिर आपके पास सिग्नेचर आएगा, सिग्नेचर में नाम और सिग्नेचर आ जाएगा। फिर अगर आपने कोई इंक्लोज की हुई है कोई चीज अटैच की हुई है, अटेस्ट की हुई है, तो आप लिख दो। अगर सीवी लगाई हुई है सीवी लिख दो, अगर आपने रिपोर्ट लगाई हुई तो रिपोर्ट लिख दो, अगर आपने कोई इनवॉइस लगाई हुई इनवॉइस लिख दो, कोई पिक्चर एविडेंस है तो पिक्चर्स लिख दो। सही है, ताकि सामने वाले बंदे को पता चले कि लेटर के साथ कोई ना कोई चीज एनवलप में और भी आई हुई है। सही है। अब यहाँ पे आपके पास जो होगा ना लेटर होगा, फॉर्मल लेटर होगा विद लेटर हेड। इसमें आपने लेटर हेड बनाना पड़ेगा। सर क्यों बनाना पड़ेगा मुझे लेटर हेड? इसलिए बनाना पड़ेगा क्योंकि ये आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे लिख रहे हो। जी स्टूडेंट्स काइंडली कंफर्म कर दे आपको आवाज आ रही है। चलें परफेक्ट। फिर उसके बाद मैं आपसे बात कर रहा था कि जो आपके पास लेटर है विथ लेटर हेड, तो उसके अंदर क्या होगा कि आप जब लेटर हेड बना रहे होगे तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा क्रिएटिव जा सकते हो। आप थोड़ा सा क्रिएटिव जा सकते हो कि आप क्या कर सकते हो कि यहाँ पे आपने सेंटर अलाइन कर ली चीजें, और आपने वही अपने नाम की जगह ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिख दिया, अपने फोन नंबर की जगह ऑर्गेनाइजेशन का फोन नंबर लिख दिया, अपने ईमेल एड्रेस की जगह ऑर्गेनाइजेशन का,
अपने एड्रेस की जगह ऑर्गेनाइजेशन का नाम डाल दिया, ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस डाल दिया। फिर बाकी चीजें सेम है, वही डेट है, वही इनसाइड एड्रेस है, वही सारी चीजें आपके पास आ रही हैं, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो है वो वही इनसाइड एड्रेस है, वही आपके पास। अब जाहिर सी बात है, एप्लीकेशन फॉर द पोजीशन ऑफ सीए ट्रेनी तो नहीं होगा। आप ये कर सकते हो कि ऑफर लेटर फॉर द पोजीशन ऑफ सीए ट्रेनिंग। सही, क्योंकि जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से आया है। अब यहाँ पे जो है वो आपका नाम वगैरह सारी चीजें आ गई है, ठीक है। इसके बाद क्या हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे आ जाएगा आपके योर सिंसेरली की जगह आपके पास आ जाएगा रिगार्ड्स। सही है, बाकी फॉर्मेट तो सेम है। सही है, ये सारी चीज आपके पास आ गई। इंक्लूजन में आपके पास क्या होगा, ऑफर लेटर। एक हो जाएगा अपॉइंटमेंट। यहाँ पे इंक्लूजन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इंक्लूजन की जरूरत नहीं तो नहीं लगाया। तो ये आपके पास पूरा फॉर्मेट मौजूद है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब जो भी सवाल आते हैं मैं जरा लेके एक एक करके आंसर करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चले एक एक करके जवाब देता हूँ मैं। उमर कह रहे हैं लेटर हेड के साथ लैंडलाइन, ईमेल और एड्रेस वर्ड लिखना है। देखें उमर, एक बात समझो, ये जो है ना, अगर तुम जाओगे ना गूगल करोगे लेटर हेड, तो मेरे को ना 500 किस्म के लेटर हेड दिखेंगे। सही है। कुछ में क्या होता है कि लेटर हेड टॉप पे लिखा होता है, कुछ में लेटर हेड बॉटम पे लिखा होता है, कुछ में लेटर हेड साइड पे लिखा होता है, कुछ में लेटर हेड ऊपर नीचे लिखा हुआ होता है। तो ये तो क्रिएटिव चीज है ना। इसमें अगर लेट सपोज अगर ये लिखा हुआ है तो क्या ये सही है? अगर मैं इसको यूं कर दूं तो गलत हो जाएगा? नहीं, ये भी सही है। अगर मैं इसको यूं कर लूं तो गलत हो जाएगा? ये भी सही है। अगर मैं इसको यूं कर लूं तो गलत हो जाएगा? ये भी सही है। अगर आप इसको सर मैं यूं कर लूं, लेट से, सॉरी, अगर मैं इसको यूं कर लूं तो क्या ये गलत हो जाएगा? नहीं, ये भी सही है। लेटर हेड तो क्रिएटिव चीज है ना। आप इसको जैसे चाहो वैसे लिख सकते हो। इसमें थोड़ी कोई सवालत बनेंगे कि सर इसको किस तरीके से लिखना है, किस तरीके से नहीं लिखना। आप इसको जैसे चाहो लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो लेटर हेड वाली आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। लेटर हेड तो क्रिएटिव चीज है, आप जैसे चाहो वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। लाइपा के सवाल है सर इनसाइड एड्रेस क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर गिवन होगा तो आप वही लिखोगे, गिवन नहीं होगा तो आप अपनी तरफ से अज्यूम कर लोगे। देखो ये जो आपके सवाल है ना लाइपा, मैंने शुरू में डिस्क्लेमर दिया था, ये आपको आज की क्लास में समझ नहीं आएगा, ये आपको कल की क्लास लेनी पड़ेगी। क्योंकि मैं आपको वो लेटर्स दिखाऊंगा, किसी में लेटर हेड मौजूद होगा, किसी में लेटर हेड अज्यूम करना होगा, किसी में आधा लेटर हेड दिया होगा तो आधा अज्यूम करना पड़ेगा, आधा वहीं से कॉपी करना पड़ेगा। किसी में डेट दी होगी, किसी में डेट नहीं दी होगी, तो कहीं पे डेट दी होगी तो वही लिखनी पड़ेगी, जहां नहीं दी होगी वहां पे अज्यूम करनी होगी। कहीं पे आपका नाम दिया होगा तो वही लिखना पड़ेगा, कहीं पे आपका नाम नहीं दिया होगा तो अज्यूम करना पड़ेगा। कहीं पे आपका नाम दिया होगा, बाकी आपका ईमेल एड्रेस, फोन नंबर और एड्रेस नहीं दिया होगा। सही है। तो ये सारी चीजें जो है ना आपको उन लेटर्स में समझ आएगी। सर उमर कह रहे सर रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? लाइव क्लास तो ले ले भाई। सही। सर कह रहे हैं कि सर फॉर्मेट सेम फॉर एवरी लेटर। बिल्कुल ऐसा ही है, ये मैंने तुम्हें फॉर्मेट बताया ना, यूनिवर्सल फॉर्मेट है। अगर तुमने लेटर तुम्हारे पास आ रहा है विद लेटर हेड तो फिर वो अलग हो जाएगा और उसका फॉर्मेट अलग हो जाएगा, विद लेटर हेड का अलग हो जाएगा, विदाउट लेटर हेड का अलग हो जाएगा। इसके अलावा कोई लेटर नहीं है। सही है। मुनाफ कह रहे सर आपने मेरे क्वेश्चन का आंसर नहीं किया। मुनाफ मुझे वहां तक पहुंचने तो दे यार, मैं कोई सुपर हीरो थोड़ी हूँ कि एक साथ 6 आंसर्स का जवाब दूंगा। एक एक करके पहुंचूंगा ना। सही है। तीशा कह रही है लेटर हेड कैसे जनरेट करना है। लेटर हेड जनरेट नहीं करना, लेटर हेड आपके पास जो उस वक्त टूल्स मौजूद होंगे ना, देखो मेरे पास अभी ये सारे टूल्स मौजूद है, आपको नजर आ रहा है मेरा कर्सर मूव होते हुए। आपके पास शायद जो है वो सिर्फ बोल्ड का ऑप्शन मौजूद हो, सेंट्रल लाइन का ऑप्शन मौजूद हो, शायद आपके पास पॉइंट साइज कम ज्यादा करने का ऑप्शन हो। यूज इट। अब लेट्स सपोज अगर मेरे पास ये बनाने का मौका नहीं मिलता तो मैं ये नहीं बनाऊंगा। अब जरूरी थोड़ी हर चीज ही मुझे बनानी पड़ेगी। और मैं बताऊं ज्यादातर आपके पास विद लेटर हेड वाला फॉर्मेट आता भी नहीं। ज्यादातर आपके पास वो लेटर टू द एडिटर आता है। अब तुम इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर एडिटर को लेटर लिख रहे हो तो तुम ऑर्गेनाइजेशनल डॉक्यूमेंट पे थोड़ी लिखोगे, तुम अपने घर के सफेद कागज पे लेटर लिखोगे, तो वो विदाउट लेटर हेड होगा। दैट मेक सेंस राइट। सही है। आई होप तुम्हें तुम्हारे सवाल के जवाब मिल गया होगा। सही है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ। तीशा का सवाल हो गया, लाइबा का सवाल हो गया, उमर का सवाल हो गया, खजर के सवाल का जवाब हो गया, ठीक है। उमर के सवाल का जवाब हो गया सर लेटर हेड के साथ अच्छा। मुनाफ कह रहे सर पेपर में ऑप्शंस होंगे सेंटर लाइन करने के। मैंने बताया ना कि कुछ ऑप्शंस होंगे, जैसे आपके पास अलाइनमेंट का ऑप्शन हो जाएगा, सही, आपके पास बोल्ड का ऑप्शन हो जाएगा, पॉइंट साइज का ऑप्शन हो जाएगा, जो तुम्हारे पास मौजूद है। चलो अगर नहीं ऑप्शन मौजूद तो क्या करना है तुम लोग ना, असल में पता है क्या कर रहे हो, जो चीज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं उसको ज्यादा टाइम दे दो, ये कर लो भाई। जैसे ऐसा लेटर हेड नहीं हो सकता है, मैंने कहा ना लेटर हेड एक क्रिएटिव एक्सप्रेशन है। कुछ लोगों का लेटर हेड ऐसे हो जाएगा, लो भाई लेटर हेड रेडी हो गया। लेटर हेड का क्या है, लेटर हेड आप ऐसे बना लो, कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, ठीक है। आई होप आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया होगा। सही है।
अगर शेप टूल्स का ऑप्शन नहीं भी हो लाइव तो देखो ना यहाँ पे मैंने शेप्स कहाँ बनाए हुए, ये रहा आपके पास लेटर हेड। भाई लेटर हेड तो लेटर हेड है, मैं तुम्हें 500 लेटर हेड दिखा सकता हूँ जिसके अलग अलग फॉर्मेट होते हैं, सिंपल भी होते हैं और जो है डिफरेंट भी होते हैं। तो उमर कह रहा है सर ऑफिशियल, सेमी ऑफिशियल, परसुएसिव, लेटर टू गवर्नमेंट, लेटर टू एडिटर, सब में सेम फॉर्मेट। जी जी, सब में सेम फॉर्मेट होगा। तुम आज देखो, आज ना भरोसा कर लो, आज तुम लोग, आज तुम्हारे सामने एक तबाही हुई है, एक क्योस आया है। आज तुम लोग थोड़ा सा जागे हो नींद से। आज ये फॉर्मेट देखो, आज फॉर्मेट को जस्ट करो, जो मैं बता रहा हूं उसको एक्सेप्ट करने की कोशिश करो। कल अगर मैंने तुम्हें तुम्हें कितने लेटर्स, मैं तुम्हें कल 12 लेटर करवा दूं, कल मैं तुम्हें जब 12-15 लेटर करवा दूंगा ना, तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब तुम्हें मिल जाएंगे। मुझे लेटर करवाने तो दो, तुम लोग अभी वो सारी चीजें पूछ रहे हो जो कितनी इंपॉर्टेंट नहीं है, तुम लोग अभी परेशान हो गए हो। अगर परेशान होके पेपर में जाओगे ना तो मसला होगा, अभी तुम्हें सोल्यूशन ढूंढना है, परेशानी नहीं ढूंढनी है। सही है। लेटर कितने वर्ड का होना चाहिए, देखो डिपेंड करता है अफसा, ये ना वो है पुरानी बात होगी, लेटर कितने वर्ड का होना चाहिए। अगर तुम्हारे लेटर जो है कम से कम वर्ड में हो जाता है, बात तुम्हारी पूरी डिलीवर हो जाती है, तो डू इट। अगर तुम्हें लगता है नहीं मेरे लेटर को ज्यादा वर्ड्स की जरूरत है, तुम करो। लेटर पे वर्ड्स की कैद नहीं होती है, ठीक है। ऐसे में होती है, प्रेसी में होती है, सही है, मेरे ख्याल से इन दोनों में होती है, बाकी ऐसे सॉरी लेटर, मेमो और शॉर्ट रिपोर्ट में नहीं होती है। मुनाफ कह रहे हैं कि अलाइनमेंट का ऑप्शन मैंने बता दिया मुनाफ आपको। अहमद कह रहे सर लेटर हेड सेंटर में लिखना है, जरूरी नहीं है, आप इसको सेंटर में भी लिख सकते हो। अच्छा सर एक काम करते हैं, ये लो, अगर लेटर हेड आप चाहो तो आप इसको, एक मिनट, आप एक काम करो, ये कर लो। मैंने कहा ना क्रिएटिव एक्सप्रेशन, आप इसको ये कर लो। आपकी मर्जी है यार, आप जैसे लेटर हेड लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप लोगों को बात समझ आ गई होगी, ठीक है। हर तरीके का लेटर हेड बना के दिखा दिया। हया कह रही है लेटर हेड में सेंटर एड्रेस लिखना जरूरी है। देखो लेटर हेड में यूजुअली जो ऑर्गेनाइजेशन की लेटर हेड होता है ना, उसमें फोन नंबर भी होता है, ईमेल एड्रेस भी होता है, एड्रेस भी होता है। वरना वो लेटर हेड को प्रिंट करवाने का फायदा क्या है, देखो ना, एक बंदा पैसे देकर एक लेटर हेड प्रिंट करवा रहा है, तो वो तो कोशिश करेगा ना कि मैं जितनी डिटेल्स डाल दूं। वो तो शायद सोशल मीडिया के हैंडल्स भी डाल देगा, लेकिन अभी तो वहां पे इतना टाइम नहीं होगा, वरना तुम फेसबुक वगैरह थोड़ी यहाँ पे फैक्स नंबर भी लिखा जा सकता है, यहाँ पे ट्विटर का हैंडल डाला जा सकता है, फेसबुक का, इंस्टाग्राम का हैंडल डाला जा सकता है। तो वो सब तो नहीं लिखवाया मैंने। सर सर इनफॉर्मल लेटर भी आता है, उसका भी थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। देखो इनफॉर्मल लेटर में लिखा है ना इनफॉर्मल, इनफॉर्मल का मतलब ये है कि उसका कोई फॉर्मेट नहीं होता। तुमने क्या करना है कि हर कंपोनेंट को लेफ्ट से राइट चलाना है, और जो तुम्हें लगता है कि इंपॉर्टेंट तो वो इनफॉर्मल लेटर में लिख लो, सही है। इनफॉर्मल में कोई ऐसे फॉर्मेट नहीं होता है। है कह रहे इनफॉर्मल लेटर भी सेम, इनफॉर्मल लेटर का भी सेम फॉर्मेट ही होगा, बस उसमें क्या होगा, जो फॉर्मेलिटी है ना ये थोड़ी सी कम हो जाएगी। फिर लिखा हुआ है कि रिसीवर की डेजिग्नेशन और कंपनी का नाम अलग लाइंस में लिखना है, एक लाइन में लिखना नहीं। रिसीवर का नाम अलग लाइन में होगा, डेजिग्नेशन अलग लाइन में होगा, कंपनी का नाम अलग लाइन में होगा, सही है। यूजर कह रहे हैं सर विदाउट लेटर हेड का क्या मतलब है, अभी मैंने बता दिया। विदाउट लेटर हेड का मतलब ये है कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन के बिहाफ पे लेटर नहीं भेज रहे, तो आप खाली पीस ऑफ पेपर पे लेटर टाइप करोगे। उमर कह रहे हैं कि हाँ फॉर्मेट सबका सेम होगा, सही है, बिल्कुल फॉर्मेट यही होगा। अब मेरे ख्याल से तुम्हें फॉर्मेट समझ आ गया होगा, ठीक है। आई होप अब आपको जो है जी फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं, और फॉर्मेट तुम्हें बहुत सुकून देगा। आज मेरा फॉर्मेट समझ लो, कल की क्लास में तुम्हें पता चलेगा कि आज मैंने फॉर्मेट की क्लास क्यों रखी और मैंने अपने ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी क्यों डाली कि मैं तुम लोगों को ना परेशान करके ना आज फॉर्मेट समझाऊं। अब इतना फॉर्मेट अगर तुम लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया ना, इसको डाइजेस्ट कर सकते हो, हाजमा हो गया तुम्हारा, तो एक दफा इसको एक दफा फिर देख लो। यहाँ पे मैंने लिखा नाम मोहम्मद अली, यहाँ पे मैंने अपना जो फोन नंबर डाला, यहाँ पे मैंने अपना ईमेल एड्रेस डाला, यहाँ पे मैंने अपना एड्रेस डाल दिया, फिर उसके बाद एक लाइन का गैप दिया, मैंने डेट डाल दी। ये वो डेट होगी, या तो पेपर में पूछी गई होगी, डेट बताई गई होगी, या फिर आपने एग्जामिनेशन हॉल की डेट को कंसिडर कर लेना, जिस दिन तुम्हारा पेपर होगा वो डेट, सही है। फिर इनसाइड एड्रेस में नाम आएगा, डेजिग्नेशन आएगी, एड्रेस ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, फिर 3 लाइनों में एड्रेस तोड़ा जाएगा, फिर सब्जेक्ट लाइन आपने बोल्ड करके लिखनी है या बोल्ड अंडरलाइन करके लिखनी है, सही है। फिर आपके पास क्या आएगा, सैल्यूटेशन आएगा, सैल्यूटेशन में डियर मिस्टर बिलाल है। फिर उसके बाद आपके पास पैराग्राफ 1 2 3, पैराग्राफ 1 में रेफरेंस प्लस पर्पस आएगा, किस रेफरेंस से लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो। फिर आपके पास डिटेल्स आएंगी जिसको 3 पैराग्राफ में तोड़ोगे, फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन में आपके पास आ जाएगा कि आप रिसीवर से क्या चाहते हो। तो योर सिंसेरली सर, योर सिंसेरली, योर ओबीडियंटली, रिगार्ड्स वगैरह कब यूज करते हैं अभी डिस्कस करते हैं। फिर यहाँ पे आपके पास जो है वो आपका नाम और सिग्नेचर आ जाएगा। अब देखो लेटर हेड में ना, ये जो लेटर हेड वाले में आपका नाम सिग्नेचर के साथ आपकी डेजिग्नेशन और कॉन्टैक्ट भी आया था, सर ऐसा क्यों हुआ। देखो अगर मैं लेट सपोज कोई बंदा मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लेटर हेड पे लेटर लिख के भेज रहा है, तो ऊपर सेंडर्स डिटेल तो नहीं है। अब लेट सपोज अगर मुझे उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो अगर मैं यहाँ फोन करूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन वाले फोन उठाएंगे, अगर मैं यहाँ ईमेल एड्रेस भेजूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन को ईमेल जाएगी, अगर यहाँ लेटर भेजूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन को लेटर रिसीव होगा। मैं चाहता हूँ मैं डायरेक्टली इससे बात करूँ, मोहम्मद अली से। तो मोहम्मद अली ने मुझे जो कॉन्टेक्ट डिटेल दिया होगा ना, तो मैं यहाँ से उसको कॉन्टेक्ट कर लूंगा, उसके फोन नंबर से, उसके ईमेल एड्रेस से,
सही है। तो भी यहाँ पे जो ना कॉन्टेक्ट डिटेल लिखी हुई है और यहाँ पे कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं लिखी हुई है। सर अगर यहाँ पे मैं कॉन्टेक्ट डिटेल नहीं लिखूं तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं, इट शोज कि वो बंदा चाह रहा है कि तुम मुझे ऑर्गेनाइजेशन में कांटेक्ट करो। अगर मैं यहाँ से ये चीजें हटा दूं तो क्या मेरे मार्क्स कट जाएंगे? नहीं, दिस शोज कि वो चाह रहा है कि तुम उसे डायरेक्टली कांटेक्ट करो। देखो, हम ना रह रहे हैं 2025 में, हम 1925 में नहीं रह रहे। ये पत्थर की लकीर नहीं है, चीजें थोड़ी बहुत चेंज हो सकती है। बस दो गोल्डन रूल मैंने आपको बता दिया, हर चीज लेफ्ट से शुरू होगी, राइट की तरफ जा रही होगी, और साथ ही साथ आपने हर कंपोनेंट में एक लाइन का गैप देना है। इतनी बात समझ आ गई है? बिल्कुल ऐसा ही है शाम। ये इंशाल्लाह कल जो सर कितने दिन क्लास होगी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं रोज क्लास करूं 1.5 घंटे की, ताकि हम लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ पाए। आज 14 तारीख है, 15, 16, 17, 18, 19, 20, मैं कोशिश करूंगा 20 तारीख तक तो लेके चलूं। 6 क्लासेस और जरूरी हैं, आपको इंशाल्लाह फायदा हो जाएगा। जिसका 19 को ही, जिसका 20 को ही पेपर है, तो मैं कोशिश करूंगा कि 19 तक हम सारी चीजें वाइंड अप करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। अब हमारे पास जो अगली चीज आ रही है वो आ रही है, ये जो आपके पास सैल्यूटेशन वगैरह होता है ना। अब देखो दो चीजें, सैल्यूटेशन, सैल्यूटेशन को अगर मैं पोस्टमार्टम करूं उसका, तो आपके पास सैल्यूटेशन में 3 पार्ट आ रहे हैं। आपके पास आ रहा है डियर मिस्टर बिलाल। सही, ये 3 चीजें आ रही हैं। सर अब सबसे पहले डेयर का मतलब क्या होता है? डेयर शोज रिस्पेक्ट। सर अगर मैं डेयर हटा दूं तो सामने लगी बस बेइज्जती कर रहा हूँ? नहीं, डेयर का मतलब होता है रिस्पेक्ट। डेयर हटा दो तो उसका मतलब ये है कि फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे डेयर दो चीजें शो करता है, रिस्पेक्ट और फॉर्मेलिटी। अगर मैं डेयर नहीं लिख रहा तो उसका मतलब ये है कि मुझे फॉर्मेलिटी शो करने की जरूरत नहीं है। मिस्टर क्या शो करता है? सही है, मिस्टर शो करता है दो चीजें, एक तो जेंडर, सही है, एक शो करता है जेंडर, और दूसरा जो शो करता है एंड, और शो करता है स्टेक होल्डर। स्टेक होल्डर्स कौन होते हैं? जो कि आपके ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए होते हैं। मैं ज्यादा बेहतर है मैं लिख दूं एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स, क्योंकि लेटर जो है वो एक्सटर्नल लिखा जाता है और जो मेमो होता है वो इंटरनल लिखा जाता है। सही है। सर अगर मिस्टर ये है तो फिर जाहिर सी बात है कि आपके पास फिर मिस भी आएगा। सही है, मिस का मतलब क्या हो गया? जेंडर। कौन सा जेंडर? फीमेल जेंडर एंड एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। सही है, तो मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, रोल सी। सही है, यहाँ पे हो जाएगा मेल जेंडर, यहाँ पे हो जाएगा फीमेल जेंडर। सही है, और यहाँ पे आपके पास एक और आ जाता है मिस्टर, मिस और मिसेस। सही है, तो यहाँ पे आपके पास फीमेल जेंडर, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर। तो मेल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, फीमेल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, फीमेल एक्सटर्नल एक्सटर्नल स्टेक होल्डर, और मैरिड। सही है। अगर आपको नहीं पता हो कि लड़की जो है मैरिड है या अनमैरिड है तो आप मिस लिखोगे। अगर आपको पता है कि वो अनमैरिड है तो मिस लिखोगे। अगर लेट सपोज आपको पता है वो मैरिड है तो मिसेस लिखोगे। तो उसका मतलब अगर आपको मैरिटल स्टेटस नहीं पता तो आपने मिस लिखना है। आप मिसेस नहीं लिख सकते। क्या बता वो जो है ना गैर शादीशुदा हो और आप उसको मिसेस लिख रहे हो। तो अगर शादीशुदा है तो आपने मिसेस लिखना है, गैर शादीशुदा है तो मिस लिखना है, अगर मैरिटल स्टेटस नहीं पता तो मिस लिखना है। और यहाँ तो आदमियों का चक्कर ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। सही है। फिर इसके बाद आपके पास जो है ना ये जो मिस्टर है ना, इसके मिस्टर की जगह आप सर भी लिख सकते हो। तो सर क्या शो करेगा? सर शो करेगा या तो आप बॉस को लेटर लिख रहे हो, सही है, या अपने सुपीरियर को लिख रहे हो, सही है, सुपरवाइजर, ठीक है, सुपरवाइजर को, या फिर आप जो है ना अपने वर्टिकली जो है ना ऊपर लेटर लिख रहे हो, सही, अपने से ऊपर की पावर वाली अथॉरिटी को लेटर लिख रहे हो, और लास्ट में अपने टीचर को लेटर लिख रहे हो। सही है। फिर आपके पास मेस, ये मेस में आपने पूरा MISS लिखना है। अगेन ये बॉस, सुपीरियर या टीचर को होगा, लेकिन फीमेल जेंडर। सही है, ये आपके पास हो गया। सर व्हाट इफ के मैं जो है ये लगाऊं ही नहीं, मैं अगर ये जो ना मिस्टर या जो ना और सर को रिमूव कर दूं, अगर मैं इसको रिमूव कर दूं तो यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा आप इनफॉर्मल जा रहे हो, आप फॉर्मेलिटी शो नहीं कर रहे। ठीक है। फिर लास्ट रह गया कि आपके पास जो है वो नाम लिखा हुआ है बिलाल। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो? फर्स्ट नेम भी लिख सकते हो। पाकिस्तान है तो यहाँ पे क्या होगा? बिलाल है ना, आप बिलाल भी लिख सकते हो, आप जो है वो मोहम्मद भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप फर्स्ट नेम का भी इस्तेमाल कर सकते हो, फर्स्ट नेम बेसिस पे भी जा सकते हो, और लास्ट नेम बेसिस पे भी जा सकते हो, जो भी है उनका। सही है, आप लास्ट नेम के बेसिस पे भी जा सकते हो, फर्स्ट नेम के बेसिस पे भी जा सकते हो। सही है, आप डियर मिस्टर मोहम्मद भी लिख सकते हो, डियर मिस्टर बिलाल भी लिख सकते हो। ठीक है।
फिर इसके बाद आपके पास जो तीसरा आ रहा है, अच्छा सैल्यूटेशन हो गया, सैल्यूटेशन के बाद आपके पास आएगा कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, अब सवाल ये है कि कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आपके पास होता है योर्स सिंसेरली, योर्स ओबीडियंटली, योर्स अच्छा योर्स फेथफुली नहीं, योर्स सिंसेरली, योर्स ओबीडियंटली, फिर आ जाएगा रिगार्ड्स, ये पूरी फैमिली है, रिगार्ड्स कह दो, काइंड रिगार्ड्स कह दो, वार्म रिगार्ड्स कह दो, विश बेस्ट विशेस कह दो। इन सब का मतलब एक ही होता है, ये होता है इनफॉर्मल सेटिंग में, और ये आप जब अपने जूनियर को लेटर लिखते हो, जब आप अपने जूनियर को लेटर लिख रहे हो, अच्छा ये इनफॉर्मल होगा, और या अपने जूनियर को लेटर लिख रहे हो, सही है। योर सिंसेरली कब जाएगा, जब आप अपने स्टेक होल्डर को लेटर लिख रहे हो, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को। और योर्स ओबीडियंटली कब जाएगा, जब आप अपने सीनियर को, सीनियर को, बॉस को या टीचर को लेटर। देख लो अब यहाँ पे दोनों अलाइंड हो गए। अगर मैं ऊपर लिखूंगा डेयर मिस्टर बिलाल, तो नीचे आ जाएगा योर सिंसेरली, क्यों, ये कौन है, मेरा एक्सटर्नल स्टेक होल्डर है। अगर मैं लिखूंगा डेयर सर बिलाल, अगर मैं लिखूंगा डेयर सर बिलाल, तो मैं लिखूंगा योर्स ऑबिडियंटली। अगर मैं लिख रहा हूँ डेयर बिलाल, तो मैं लिखूंगा काइंड रिगार्ड्स, रिगार्ड्स, वार्म रिगार्ड्स, इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको ये बताएगा मिस्टर सर, या फिर कुछ भी नहीं, कि आपने योर सिंसेरली लिखना है, ऑबिडियंट लिखना है। अच्छा बच्चे पूछेंगे सर योर फेथफुली बता दो, तो सिंसेरली का मतलब ये होता है, एक ही बात, ये था जी। किसी को कोई सवाल है यहाँ पे, देख लो। बात कर रहा है मेल अनमैरिड ही हो, सही बात है, बताना नहीं चाहते वो, सही है। तो ये जो है आपके पास जो है वो एक अदद समरी थी। सर इसके बाद भी अगर मैं कोई गलती कर दूं, अगर लेट सपोज मैं नीचे रिगार्ड्स लिख दूं, तो क्या मेरे मार्क्स कट जाएंगे? अगर लेट सपोज मैंने डियर मिस्टर बिलाल लिखा हुआ है, और मैंने जो है यहाँ पे क्या किया कि रिगार्ड्स लिख दिया, तो क्या मुझे मेरे मार्क्स कट जाएंगे? नहीं। इट शोज यार कि आपने उसको डियर मिस्टर बिलाल कहकर आपने उसको फॉर्मेलिटी शो की, और नीचे रिगार्ड्स लिख के आपने फ्रेंडशिप शो कर दी। इतना पत्थर की लकीर नहीं है। अगर तुम इसको अलाइन नहीं भी करते, लेट्स सपोज डियर मिस्टर बिलाल के साथ योर सिंसियरली और योर फेथफुली नहीं लिखते, और रिगार्ड्स लिख देते हो, तो कोई पत्थर की लकीर थोड़ी है। ये जो आपकी टोन डिसाइड करेंगी, ये चीजें, ये सारी चीजें आपकी लेटर की टोन डिसाइड करेगी। जब इंशाल्लाह लेटर पढ़ेंगे ना, तो मैंने जानबूझ के क्या किया हुआ है, योर्स सिंसेरली लगाया है, कभी मिस्टर वाले के साथ योर्स सिंसेरली लगाया हुआ है, कभी मैंने रिगार्ड लगा दिया, कभी मैंने विशेष लगा दिया है। ये बताने के लिए आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल जा सकते हो, पत्थर की लकीर नहीं है, इतना परेशान नहीं होना। तुम्हें अगर ये समझ आ गया ना, लेट सपोज 80% भी, अगर तुम इसको डाइजेस्ट कर सकते हो, एसिमिलेट कर सकते हो, हजम कर सकते हो ना, तो यकीन जानो कि हमारा तकरीबन 80% काम हो चुका है। और कल इंशाल्लाह लेटर में 20% काम हो जाएगा। ठीक है, लेटर्स का फॉर्मेट समझ आ गया है। सबसे मुश्किल फॉर्मेट यही थे लेटर्स के, बाकी मेमो वगैरह में इतना मसला नहीं होगा। तुम लोगों को अगर लेट सपोज 70-80% लेटर का फॉर्मेट समझ आ गया ना, तो मुझे यस लिख दो। मैं इंशाल्लाह कल भी फॉर्मेट बताऊंगा, लेकिन कल फॉर्मेट के साथ साथ जो है ना, मैं इंशाल्लाह तुम्हें जो है वो भी लेटर भी करवा दूंगा, सही है। चलो जबरदस्त। बच्चे पूछे लेटर के कितने मार्क्स होते हैं? यार टू बी ऑनेस्ट मैं बताऊं, मुझे नहीं पता मार्किंग स्कीम क्या होती है, लेकिन ये है कि कम से कम तुम्हें थोड़ा बहुत पुश मिल जाएगा। मुझे नहीं पता कि लेटर कितने मार्क्स का होता है, क्या होता है, लेकिन अगर तुमने लेटर को इस फॉर्मेट में लिख दिया ना, तो मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है कि जो आपके फॉर्मेट के मार्क्स होते हैं ना, वो कटेंगे नहीं, आपको वो पूरे मिल जाएंगे। सही है, आगे बढ़ते हैं। जबरदस्त। अब आ जाते हैं मैमो पे। मैमो में जिंदगी आसान है, एक ही फॉर्मेट है। सही है, मैमो का फॉर्मेट ईमेल स्टाइल में होता है, क्योंकि मैं बताता हूँ कि मैमो ना इंटरनल डॉक्यूमेंट है, जैसे लेटर एक्सटर्नली लिखा जाता है। सही, लेटर लिखा जाता है सप्लायर को, गवर्नमेंट को, लेंडर्स को, कस्टमर को, ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपैटिटर्स को। तो मैमो लिखा जाता है बॉसेस को, जूनियर्स को, पेयर्स को, पूरी टीम को। तो इंटरनल लिखा जाता है, तो मैमो यूजुअली ईमेल स्टाइल पर होता है। सही है।
अब यहाँ पे आपके पास जो है लेटर का जो फॉर्मेट, मेमो का जो फॉर्मेट होगा आपके पास, सबसे पहले आएगा सेंट। आप इसको सेंट भी कह सकते हो, इसको आप डेट भी कह सकते हो, कोई एक चीज लिखना, दो नहीं। सही है, आपने यहाँ पे लेट सपोज लिख दिया, आज क्या था 14 जनवरी, अब यही होगा, सेम जाएगा रूल, ठीक है। 14 जनवरी 2025 ये भी लिख सकते हो, या फिर तुम क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो जनवरी 14 2025, दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों सही, कोई एक लिखना, दोनों लिखना, ठीक है। मैं भी थोड़ी देर बाद एक कोई एक चीज हटा दूंगा, सही है। फिर आप लिखोगे टू में आपके पास आ जाएगा जिसको आपने लेटर लिखना है। लेट सपोज अब यहाँ पे ना तुम क्या कर रहे थे कि तमाम एम्प्लॉयज को लेटर लिख रहे थे, आपने लिखा ऑल एम्प्लॉयज, सही है। फ्रॉम, अब तुम है ना जो है ना लेट्स से पर्सनल असिस्टेंट हो तो लिखो PA to CEO, सही है, आप ये लिख सकते हो, सही है। इसके बाद आपने लिख दिया लेट सपोज सब्जेक्ट, सब्जेक्ट में आपने लिख दिया कि इनविटेशन टू द एनुअल पिकनिक 2025। लेट्स से आपने ये आपका सब्जेक्ट था। इसके बाद क्या होगा कि आपके पास आ जाएगा पैराग्राफ 1। ये सामान से कॉपी कर दिया था यार, पारी बचाने के लिए। अच्छा, ये बेहतरीन काम है। ये रहा आपके पास, अब यहाँ पे आप जाहिर सी बात है तो आप कह सकते हो डेयर टीम, सही है, या डेयर ऑल, सही है, डेयर एम्प्लॉयज, आप कुछ भी कर सकते हो। ये आपके पास आ गया सब्जेक्ट मैटर, ये आपके पास आ गया सैलरी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, और ये आपके पास सिग्नेचर। मेमोज के टाइप नहीं होते, मेमोज बस एक ही तरीके का होता है, जिंदगी आसान है जिंदगी गुलजार। ये रहा आपके पास मामूली सा पैटर्न। अब बच्चों का सवाल है, बिल्कुल वैलिड सवाल है, मैं आंसर करूंगा इस चीज को कि सर यहाँ पे सेंट लिखना होता है, डेट लिखना होता है जी। यहाँ पे सेंट और डेट लिखना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप डेट लिखोगे या सेंट लिखोगे, मैंने सेंट हटा दिया, इसका मतलब ये नहीं कि सेंट हटाना है, या तो आप डेट लिख दो या सेंट लिख दो, सही है। कोई भी एक चीज चल जाएगी दोनों में, मैं लेटर का जो डेट एक ही फॉर्मेट पे रख रहा हूँ। यहाँ पे टू लिखना है, यहाँ फ्रॉम लिखना है, यहाँ सब्जेक्ट लिखना है। तो सर सब्जेक्ट को बोल्ड करेंगे नहीं, सर डेट भी लिखनी है, टू भी लिखना है, फ्रॉम भी लिखना है, सब्जेक्ट भी लिखना है, सर सब्जेक्ट को बोल्ड क्यों नहीं करें। अरे भाई लिखा हुआ है सब्जेक्ट, लिखा हुआ है सब्जेक्ट में, ईमेल इसी तरीके से बनी हुई आती है, सही है। फिर आपने क्या किया कि यहाँ पे इस तरीके से लिख दिया। अच्छा, मेमो को जितना शॉर्ट करके लिख सकते हो ना उतना शॉर्ट करके लिखोगे। आप मेमो को एक पैराग्राफ में भी लिख सकते हो, आप अगर चाहो तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि ये दो पैराग्राफ को प्लस कर लो, इन दोनों पैराग्राफ को प्लस कर लो, एक पैराग्राफ बना दो। या फिर आप ये भी कर सकते हो कि आप इन दोनों को पैराग्राफ को मर्ज करके एक पैराग्राफ बना लो, से आप ऐसे भी कर सकते हो। तो दो पैराग्राफ में लिख लो, दो छोटे छोटे पैराग्राफ लिख लो, सेंटेंसेस जितने पैराग्राफ लिख लो। लेकिन आपने क्या करना है कि ये तीन चीजें फॉलो करनी है, आपको जिंदगी आसान हो जाएगी, सही है। ये आपके पास फॉर्मेट मौजूद है, इससे आसान फॉर्मेट नहीं हो सकता, बहुत सिंपल है। डेजिग्नेशन देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना, ये लिखा ना, लिखा तो है डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन तो आएगा सेंटर की, देखो PA पर्सनल असिस्टेंट टू CE है, डेजिग्नेशन तो लिखी हुई है। आप ये पूछ सकते हो नाम नहीं आएगा, आ जाएगा, आपने लिख दिया। लेट सपोज जो PA to CEO है ना ऑर्गेनाइजेशन में सब जानते हैं, लेट सपोज CEO का जो PA है वो ना तनवीर मलिक, उसका नाम लिख दिया। सर अगर मैं तनवीर मलिक लिख दूं, डेजिग्नेशन ना लिखूं, तो मुझे एक बात बताओ कि तनवीर मलिक को लोग नहीं जानते होंगे, जानते होंगे। अगर ज्यादा मसला हो तो आप लिख दो PA to CEO, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, सही है। आप ऐसे भी लिख सकते हो और आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिर्फ नाम भी लिख सकते हो, सिर्फ डेजिग्नेशन भी लिख सकते हो, दोनों भी लिख सकते हो, सही। हमेशा तो ऑल एम्प्लॉयज, हमेशा तो नहीं, हमेशा ऑल एम्प्लॉय नहीं होगा, डिपेंड होगा। अब लेट सपोज आपके पास जो है ना यहाँ पे लिखा था कि तनवीर मलिक PA है ना CEO का, उसने बोला है कि लेट सपोज मीटिंग करनी है, तो आपने लिख दिया मीटिंग करनी है बिलाल अहमद से, मैनेजर मार्केटिंग, ये रहा, सही है। डेयर मिस्टर बिलाल, सही है। और यहाँ पे इनविटेशन नहीं, यहाँ पे हो जाएगा लेट सपोज मीटिंग विद द CEO ऑन माइंड। लो भाई, ये लो, और बोलो, ये रहा फॉर्मेट।
अब ये ऑर्गेनाइजेशन की चीज है। अब मैं अगर लेट सपोज मैं मैनेजर मार्केटिंग कर दूं, सबको पता चलेगा कि मैनेजर मार्केटिंग कौन है, बिलाल अहमदी है। सही, तो ऑर्गेनाइजेशन की चीजें बाहर थोड़ी जा रही हैं। अब इसमें नाम नहीं लिखा तो डेजिग्नेशन लिख दी, तो ये बहुत पैटी चीज है। जब मेमो भी कोई 7-8 सॉल्व करेंगे ना, आपको इस चीज का इशू रिजॉल्व हो जाएगा। मेमो का फॉर्मेट समझ आ गया आप लोगों को? काइंडली मेमो इंशाल्लाह जब मैं कराऊंगा ना, आप लोगों को समझ आ जाएगा। मेमो पे इतना परेशान नहीं हो, मेमो का फॉर्मेट सिंपल है, ये रहा, जिंदगी आसान है। 2 मेमो करोगे ना, तुम लोगों का दिमाग खुल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। मेमो का फॉर्मेट हो गया, लेटर का फॉर्मेट हो गया, अब आ जाते हैं ऐसे के फॉर्मेट पे। ऐसे में अब हमारे पास जो ना 2 फॉर्मेट होते हैं, एक होता है एफिनिटी, एक होता है फिशबोन। एफिनिटी में क्या होता है कि आपके पास जो ऐसे होता है, उसके अंदर आपके पास जो ना एक टॉपिक के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स होते हैं। उन सब टॉपिक्स के अंदर आपके पास मजीद सब टॉपिक्स होते हैं। काइंड ऑफ एक ट्री डायग्राम बन जाती है, रूट्स बन जाते हैं, जड़ों से जड़ें निकल रही होती है। सही है। फिर आपके पास जो है वो दूसरा जो आपके पास लेटर का फॉर्मेट है वो है फिश बोन। सही है। अब यहाँ पे आपके पास जो लेटर में आपके पास एफिनिटी है, उसमें आपके पास जितनी ब्रांचेस निकल रही है ना, इतने तो पढ़े लिखे हम है ही नहीं। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि मैं एफिनिटी की तरफ जाऊँ, तो मैं एफिनिटी की तरफ ना पढ़ता हूँ ना पढ़ाता हूँ। मैं जाता हूँ फिश बोन की तरफ, क्योंकि इतनी आसान है। फिश बोन में आपके पास जो फिश बोन स्ट्रक्चर होता है, उसमें आपके पास टेल होती है, आपके पास फेस होता है, और आपके पास जो है ना उसकी उसकी जो बोन्स या उसके जो कांटे होते हैं वो ऊपर नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। तो आप समझो कि जो आपके पास टेल है, वो आपके पास क्या है, एक कॉज है, एक वजह है। और जो आपके पास फेस है, वो क्या है, आपके पास एक इफेक्ट नजर आ रहा है। बोन्स क्या कर रही हैं? बोन्स आपको वो रीजन दे रही हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स अराइज हो रही हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, 2, 3 हो सकती है। सही है। तो यहाँ पे आपने क्या किया, आपने सबसे पहले वर्किंग करनी है। वर्किंग के लिए आपको ऊपर पूरा एक सॉफ्टवेयर बना के दिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले आपके पास एक टाइटल लिखा होगा। सही है, टाइटल लिखा होगा। लेट्स सपोज आपका टाइटल है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट। सही, आपके पास ये टाइटल है। अब जो है ना आपके पास सबसे पहले दिया होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। देखो यहाँ पे ना इसको कहते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, बट मैं इसको कहूंगा ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट होती है। इसको लिखा होगा प्रॉब्लम स्टेटमेंट, बट इसको समझो, इसका स्कोप सिर्फ प्रॉब्लम प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट या फिर अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट, यहाँ पे आपके प्रॉब्लम भी हो सकती है, अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। देखो, अगर मैं चाहूँ तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रॉब्लम के तौर पे ट्रीट नहीं करूंगा, मैं इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे भी ट्रीट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आपने एक लाइन में एक स्टेटमेंट लिखनी है, काइंड ऑफ सब्जेक्ट लाइन होगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या और इसका इम्पैक्ट क्या है। तो आपने यहाँ पे एक लाइन लिखनी है। सही है। वो लाइन क्या होगी मैं लिखवाता हूँ। सही है। फिर आपके पास कॉजेज और इफेक्ट के बॉक्सेस होंगे, तो आपने क्या लिखना है, आपने cause 1 लिखना है। फिर आपने क्या करना है, उसका इफेक्ट 1 लिखना है। cause 1 और इफेक्ट 1। मैंने आपको बताया कॉज होती है वजह, इफेक्ट उसकी वजह की जो इम्पैक्ट होता है वो नजर आ रहा होता है। ठीक है, cause 2, इफेक्ट 2, cause 3, इफेक्ट। हम क्या 4 कॉजेज 4 इफेक्ट लिख सकते हैं, लिख सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, इतने आइडियाज माइंड में पेपर में आ नहीं रहे होते। सही, cause 3, इफेक्ट 3 हो गए। या आपके पास जो है ना वो एक फॉर्मेट बन जाएगा, आपके पास एक जो है टेम्पलेट सेट हो जाएगा, स्केलेटन हो जाएगा कि अब एक्चुअल ऐसे जो लिखा जाएगा ना वो इस तरीके से जाएगा। देखो, एक्चुअल ऐसे आप इस तरीके से लिखोगे। आप लिखोगे इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ। इसमें आपने पता क्या लिखना है, जो आपके पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट थी ना, उसको आपने क्या करना है, एक्सटेंड कर देना है। तो आपने रीफ्रेस करके एक्सटेंड कर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास तकरीबन आपके पास वर्ड्स आ जाएंगे 25 वर्ड्स आपके पास ये आ जाएंगे। इसको कर देता हूँ 20 से 30। 25 हो गई है। इसके बाद आपके पास आएगा cause effect 1। ये आपके पास जो है cause effect 1। इसमें आप क्या करोगे कि cause effect 1 के बारे में आपने क्या लिखना है, cause effect और अगर हो सके तो solution 1। ये आपने लिखना है तकरीबन, कोई आपने लिखना है 30 से 40 वर्ड्स का, तो एवरेज 35 हो गए। फिर आपने cause effect 2, cause effect 3, इस तरीके से आपने 3 पैराग्राफ लिखना है। अभी मैं करवाता हूँ, 1 मिनट मुझे देना। cause effect 2, cause effect 3। ये आपके पास हो गए
25, आपके पास हो गए 33, 35, 35, और फिर आपके पास है कंक्लूजन। कंक्लूजन में आपने क्या लिखना है? कॉज, इफेक्ट, सोल्यूशन ऑफ ऑल। सही है, ये आपके पास आएगा 20 से 30, यानी कि 25। लो भाई, 150 वर्ड्स ऐसे कंप्लीटेड। ये आपके पास फॉर्मेट होगा। ये स्केलेटन पे लिखना आ गया ना, तो बताऊं यार, तुम लोग कोई भी ऐसे लिख सकते हो 150 वर्ड्स के अंदर अंदर। सर कॉज, कॉजेस वन पैराग्राफ में, इफेक्ट वन पैराग्राफ में नहीं लिख सकते। यार लिख सकते हो, लेकिन पता है खिचड़ी क्या बनेगी? अगर तुमने एक पैराग्राफ में तीनों कॉजेस बता दिए और एक पैराग्राफ में उनके इफेक्ट्स नहीं बता पाए ना, तो बड़ा मसला हो जाएगा। आप फिश बोन ही करो। कोई आपने, आपको ऐसे का टॉपिक दिया होता है, बोला जाता है आपने किसी में भी लिखना है, आप फिश बोन में लिख लो। फिश बोन ही आता है, एफिनिटी लोग लिख रहे होते हैं। एफिनिटी जो है ना, लोगों के लिए बड़ा मसला कर देता है। दिस इज द बेस्ट ऑप्शन यू हैव, एक्सरसाइज है, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास जो ना लिखा हुआ है कि प्रॉब्लम, अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट। लेट्स सपोज अगर मैं प्रॉब्लम या अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट सोचूं, तो मैं कह सकता हूँ कि विद द अराइवल ऑफ एआई द वर्ल्ड हैज significantly changed, especially the various industries dealing with टेक्नोलॉजी। ये मैंने एक जनरल स्टेटमेंट लिख दी, प्रॉब्लम स्टेटमेंट या अपॉर्चुनिटी स्टेटमेंट के। जैसे ही एआई आया है तो दुनिया बहुत सिग्निफिकेंटली चेंज हो गई है। खास तौर पे जो है आपके पास जो इंडस्ट्रीज टेक्नोलॉजी से डील कर रही होती है। सही है, ये आपके पास आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ? मैं इसको तीन इंडस्ट्रीज के तीन कॉज और इफेक्ट्स बता सकता हूँ। आपके पास एक इंडस्ट्री जो है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री आपके पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, एक इंडस्ट्री आपके पास एजुकेशन इंडस्ट्री है। तो इस तरीके से आपके पास जो है ना वो लेटर पूरा हो जाएगा। ये आखिरी में मैंने ब्लेंडर मारा है, ये 35 में 25 होंगे, देख लो ना, खुद कर लो ना यार। 20 + 30 डिवाइड बाई 2 25 हो गए ना। 159 वर्ड्स, 149 वर्ड्स हो गए, ठीक है। ये हो गया। अच्छा, इसके आगे लिखा है सर कोई भी रैंडम टॉपिक आएगा आपको शॉर्ट, मैं टॉपिक आपको शॉर्टलिस्ट कर दूंगा। मैं आपको ऐसे भी करवाऊंगा, कुछ इंपॉर्टेंट इंशाल्लाह करवाऊंगा। सही है। देखो, 20 वर्ड्स प्लस माइनस नहीं होंगे। आपके जो वर्ड प्लस माइनस होंगे ना, वो पता है कितने होंगे? वो होंगे आपके 5। आप 145 से 150 में खेलोगे, 150 से ऊपर नहीं जा सकते और 145 से कम नहीं जा सकते। तो 145 से 50 में आपने रहना पड़ेगा। सही है। अब यहाँ पे मैंने बोला था मैं इंडस्ट्री के कॉज और इफेक्ट बना देता हूँ। तो एक कॉज ये हो गया कि जैसे लेट्स सपोज अब जब आपने देखा कि एआई आ चुका है, तो उसमें ये हो सकता है कि क्लिनिकल ट्रायल्स, जैसे हाँ, नो क्लिनिकल ट्रायल्स ऑन एनिमल। तो अब क्लिनिकल ट्रायल्स एनिमल पे नहीं होते, बल्कि क्या होते हैं कि आपके पास कंप्यूटर ही जो है ना ट्रायल्स कर रहा होता है। तो इफेक्ट क्या होगा इसमें? इफेक्ट ये हो सकता है, लेट सपोज इंक्रीज्ड एफिकेसी ऑफ द मेडिसिन। दवाई की जो है ना एफिकेसी बढ़ गई है, उसकी जो इफेक्ट है वो बेहतर हो गया है। सही है। एक था कि क्लिनिकल ट्रायल्स जो है ना वो गलत हो जाते थे एनिमल्स पे, क्योंकि एनिमल इंसान की बॉडी से अलग रिएक्ट कर रहे होते हैं। तो अब जो है ना आप क्लिनिकल ट्रायल्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू कर सकते हो कंप्यूटर पे। तो अब उसकी जो दवाई की एफिकेसी या उसका जो इम्पैक्ट है वो बढ़ गया है। फिर आपके पास कॉज 2 जो है उसमें आपने लिख दिया, लेट से अब मैं कर देता हूँ इसको टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ले जाता हूँ। आप कर सकते हो कि कॉज ये हुआ, इसका जो वजह जो थी ना वो ये थी कि लेट सपोज ये हो सकता है कि
रिडेंडेंट, रिडेंडेंट क्या मैं वर्ड यूज करना चाह रहा हूँ, रिपीटेटिव, हाँ, रिडेंडेंट प्रैक्टिसेस। पहले क्या था कि आपके पास एक रिपीटेटिव प्रैक्टिसेस हुआ करती थी। सही, हाँ, जो ना वर्ड काउंट शो हो रहा होता है स्क्रीन पे, ठीक है। यार मुझे 1 मिनट दो, मैं जरा इंटरनेट का देख लेता हूँ क्या मसला है। जी बताएं, अब इंटरनेट का इश्यू सही हो गया? अबे भाई, पाकिस्तान में किसी का भी इंटरनेट सही नहीं होता सिवाय कुछ लोगों के। कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखो, फ्रेजेस लिख दो, सही है, वो ज्यादा बेहतर है। रिडंडेंट प्रैक्टिसेस का मतलब ये हुआ कि रिपीटेटिव प्रैक्टिसेस होती हैं। इसका इफेक्ट ये हुआ एआई के आने के बाद कि आपके पास जो है वो इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट बढ़ गई। सही है, या मैं सेंटेंसेस नहीं लिख रहा, ये फ्रेजेस हैं। अब इसमें जो मुझे लिखना होगा वो सेंटेंसेस में, पैराग्राफ में लिखूंगा। सही है। कॉज इफेक्ट थ्री, मैं कौन सी इंडस्ट्री ले लेता हूँ? मैं इंडस्ट्री ले लेता हूँ, लेट से एजुकेशन इंडस्ट्री ले लेता हूँ। सही है, तो यहाँ पे ये हो सकता है कि आपके पास हो सकता था कम्यूट एंड कम्यूट कॉस्ट एंड टाइम। तो ये आपके पास जो ट्रैवल टाइम और कॉस्ट था वो बढ़ जाती थी। अब इफेक्ट ये हो गया कि आपके पास क्या आ गई, एफिशिएंट लर्निंग मेथडोलॉजीज। अब आपके पास जो पढ़ने की मेथडोलॉजीज है वो एफिशिएंट हो गई। ये कॉज इफेक्ट 1 2 3 आ गए। अब आपने इस पे क्या करना है, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ इसी को यूज करते हुए आपने क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करके लिख देना। अब मैं लेट्स सपोज इसका वर्ड काउंट करूँ तो कितना वर्ड का है ये? आपके पास सर यही जो है वो 17 वर्ड्स का है। उसको थोड़ा सा बड़ा कर दो, ये 25 हो जाएगा। फिर इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ के आपने क्या करना है, 33 से 35 मार्क्स का एक पैराग्राफ बनाना है, 33 से 35, 33 से 35 का, और कंक्लूड कर देना। इस तरीके से आपका लेटर हो जाए, एक ऐसे हो जाएगा। तो ऐसे कुछ भी हो सकता है। सर फिशबोन में सेंटेंसेस लिखना ज्यादा अच्छा नहीं है पॉइंट से। यार देखो, ये जो है ना, देखो ये तुम्हारी प्रेपरेशन है। यहाँ पे तुम लोगों ने सिर्फ आइडियाज गैदर करने हैं, जो असल लिखना है ना वो एक्चुअल। तभी मैंने यहाँ पे जानबूझ के एक्चुअल ऐसे लिखा है। ये तुम्हारा एक्चुअल ऐसे है। यहाँ पे सारी तुम लोगों ने महारत दिखानी है। वहां पे तुम लोगों ने क्या करना है, सिर्फ टिक द बॉक्स करना है कि यार मैंने ना प्रिपेयर किया है वो चीज। ऊपर सेंटेंसेस नहीं लिखो, फ्रेजेस भी लिख दो, चल जाएंगे। अगर तुम सेंटेंसेस लिखोगे तो भी मसला नहीं है, चाहो तो सेंटेंसेस लिख दो, ठीक है, मसला नहीं। शाह कह रहे सर मेमो मिड से स्टार्ट करते हैं या पेज के स्टार्ट से? वो मैं बता दूंगा इंशाल्लाह। अगर वो मैं जो है ना वो सोच रहा हूँ कि एक आखिरी जो क्लास होगी ना वो हम उस पर कर लेंगे, क्या बोलते हैं उसको, मॉडल पेपर पे करके देख लेंगे क्या है क्या नहीं है। मैंने कभी खुद देखा नहीं है, तो इंशाल्लाह करके देख लेंगे, ठीक है। हंसो नहीं यार, उसका सवाल जेन्युइन होगा, हम लोग समझ नहीं पाए होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास जो है ना ये ऐसे का फॉर्मेट हो गया है। सही है, इंशाल्लाह चल कल 3 4 ऐसे करेंगे। कल हम लोग ने इंशाल्लाह जिस भी क्लास होगी, जिस क्लास में हम लेटर पढ़ेंगे, तो लेटर देखें, मैं आपको लेटर पढ़ाऊंगा तकरीबन 10 से 12। मेमो हम पढ़ेंगे तकरीबन 6 से 7। ऐसे हम पढ़ेंगे तकरीबन 4 से 5। प्रेसी हम पढ़ेंगे तकरीबन 4 से 5। और शॉर्ट रिपोर्ट हम पढ़ेंगे कि तकरीबन कोई 2 से 3। सही है, तो ये हो गया आपके पास। फिर आ जाते हैं प्रेसी पे। सही है। सर प्रेसी का कोई फॉर्मेट नहीं है, प्रेसी के रूल्स होते हैं। सही है, तो अगर हमने प्रेसी लिखनी है तो किस तरीके से लिखनी है वो बता देता हूँ। सही है, प्रेसी के कुछ रूल्स हैं। प्रेसी में आप क्या करोगे कि आप क्या करोगे कि 2 to 3 सेंटेंसेस को मर्ज करोगे
2 to 3 sentences are merged into one। तो इससे फायदा क्या हो जाएगा, तकरीबन आपका जो कंटेंट है वो 33% पे चले जाएगा। सही है। फिर आपने क्या करना है, आपने रेपिटेशंस को अवॉइड करना है। रेपिटेशंस, अच्छा जिसमें चल रहा हूँ वही चला हूँ। रेपिटेशंस आर अवॉइडेड, आपने रेपिटेशंस को अवॉइड करना है। जब रेपिटेशन को अवॉइड करोगे तकरीबन आपके पास 40-50% यहाँ से कंटेंट रिड्यूस हो जाएगा। फिर आपने क्या करना है, इसके बाद आपने जो है वो अननेसेसरी ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आर एलिमिनेटेड, आपने उनको एलिमिनेट कर देना है। तकरीबन आपके पास यहाँ से 50% कॉन्टेंट रिड्यूस हो जाएगा। सही है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने एक्टिव वर्ब्स का इस्तेमाल करना है। वर्ब्स का जो पर्पस होता है आपने उसी को, तकरीबन यहाँ पे आप 25% जो है वो कंटेंट को रिड्यूस कर दोगे। इसके बाद आपके पास जो है तकरीबन हाँ, आपने पैसिव वॉइस का इस्तेमाल नहीं करना। आपने एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है। जो मैंने अभी ऊपर 3 पैराग्राफ में गलती की हुई है ना, मैंने पैसिव वॉइस यूज कर ली थी, वो नहीं करना। आपने एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है, इससे तकरीबन आपको 10% रिड्यूस हो जाएगा। सही है। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये देखना है हाँ, आपने मार्क ईच पैरा एज अ स्टैंड अलोन टॉपिक। आपने हर पैराग्राफ को एक स्टैंड अलोन टॉपिक समझना है, हर पैराग्राफ को एक नाम दे देना है। सही है। फिर आपने क्या करना है, आपने जो है तकरीबन 3 बार लिखना है, रीड द पैसेज 3 टाइम्स। जब करेंगे ना इंशाल्लाह, तो मैं आपको ये सारी चीज़ें बताऊंगा, पैसेज 3 टाइम्स। सही है। आपने 3 टाइम कैसे रीड करना है बताता हूँ। फर्स्ट टाइम रीड इट कंप्लीटली एंड डू नथिंग, कुछ भी नहीं करना उसमें, ठीक है, बस रीड कर लेना उसको। रीड कर लिया। सेकेंड टाइम रीड ईच पैरा सेपरेटली एंड गिव इट स्टैंड अलोन टाइटल, तो अलग से एक टाइटल दे दो। सही है। उसके बाद थर्ड टाइम रीड एंड, सही है। गोल्डन रूल, मेक द पैसेज, या सॉरी, reduce your passage to the 1/3 of, चलें, ये आपके पास प्रेसी का फॉर्मेट हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पे जो है ना, मैंने आपने क्या क्या किया कि आपको प्रेसी के कुछ रूल सिखवा दिए हैं। अब जब मैं आपको एक्चुअल प्रेसी लिखवाऊंगा तब आपको बात समझ आएगी, वरना आपको कोई भी बात समझ नहीं आएगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, शॉर्ट रिपोर्ट। सही है, मुझे पता है आप एग्जॉस्ट हो रहे हो। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, शॉर्ट रिपोर्ट का सीधा फॉर्मेट लिख रहा हूँ। अब जब फॉर्मेट शॉर्ट रिपोर्ट करवाऊंगा ना, तो मैं इसके फॉर्मेट को डिस्कस कर लूंगा। शॉर्ट रिपोर्ट का फॉर्मेट यूजुअली किसके जैसा होता है, शॉर्ट रिपोर्ट का जो फॉर्मेट होता है वो होता है मैमो जैसा, क्योंकि वो इंटरनल यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आपको डेट आ जाएगी, 14 जनवरी 2025, आ जाएगा 2, हाँ लेट्स सपोज लिखी गई है, सीईओ को लिखी है मैनेजर ऑपरेशंस ने। सही है।
अब यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं आएगा, यहाँ टाइटल आएगा। सही है, बस ये एक पहला फर्क था। आपने लिख दिया विजिबिलिटी टू, फिजिबिलिटी रिपोर्ट टू एक्सपेंड द कैफेटेरिया ऑफ द फैक्ट्री। भाई सीईओ ने मैनेजर ऑपरेशंस को कहा था मुझे फिजिबिलिटी रिपोर्ट बना के दो कि कैफेटेरिया जो है फैक्ट्री का उसको एक्सपेंड किया जा सकता है या नहीं। सही है, टाइटल आ गया। इसके बाद आपके पास क्या आ जाएगा, इसके बाद आपके पास आएंगे पैराग्राफ। सही है, पहला आपके पास आएगा इंट्रोडक्शन का पैराग्राफ। यहाँ लिटरली आपके पास पैराग्राफ आएंगे, पैराग्राफ हो गया। लास्ट रह गया मुनाफ, लास्ट रह गया है, बर्दाश्त करो। मेरा तो खाना हजम हो गया, मैंने तो बहुत सारा खाना खाया, तुम लोगों को पढ़ा के बोल बोल के हजम हो गया। ठीक है, इंट्रोडक्शन। फिर आपके पास आएगा इंट्रोडक्शन के बाद आपके पास आ जाएगा क्योंकि आपने फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई है। सही है, इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद था एनालिसिस कि तुमने क्या एनालाइज किया तुम्हारी। अच्छा, एनालिसिस के पहले क्या आएगा आपके पास आ जाएगा फाइंडिंग्स। आपने क्या ढूंढा, कैसे ढूंढा, फाइंडिंग्स, फिर एनालिसिस, फिर आपके पास आएगा एनालिसिस के बगैर आपके रिकमेंडेशंस क्या है, फिर लास्ट में कंक्लूजन। सिंपल। भाई अब इसमें कहानी लिखनी है। इंट्रोडक्शन में प्रॉब्लम क्या थी, फाइंडिंग तुमने क्या क्या ढूंढा, और कैसे ढूंढा, एनालिसिस जो तुमने ढूंढा उसमें तुम्हारी क्या खुद की क्या सोच है, तुम क्या रिकमेंड करते हो, और एंड में कंक्लूजन कि भाई क्या बात हुई। बस ये था। अब तुमने 4 पैराग्राफ लिखने हैं, लिखने में छोड़ने में तो सब एक्सपर्ट हो। लिख देना है यहाँ पे शॉर्ट रिपोर्ट। अभी शॉर्ट रिपोर्ट में तुम्हें 2-3 करवा दूंगा, तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ये आपके पास फॉर्मेट थे, ये मैं आपको फाइल भेज देता हूँ अभी। सही है, एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि भाई आप रिप्लाई क्यों नहीं करते, इसलिए रिप्लाई नहीं करते यहाँ पे। रात के 10:30 बजे तक कुछ ना कुछ पढ़ा रहे होते हैं। अब मोबाइल मेरे यहाँ पे बंद पड़ा हुआ है। अब मैं किसी को क्या रिप्लाई करूंगा, एक अदर मैंने टीए रखा है जो किसी काम का नहीं है, वो बेचारा जो है खुद परेशान होता है किसी को क्या रिप्लाई करना है। तो अल्लाह ताला से दुआ करो कि थोड़ा सा टाइम मिले तो मैं भी रिप्लाई कर दूँ। अदरवाइज आज क्लास हो गई है ख़त्म। आई होप आपको फायदा हो गया होगा आज की क्लास का। आज हमने फॉर्मेट किए हैं, कल इंशाल्लाह हम लोग लेटर और मेमो देखेंगे तो आपको थोड़ा सा और कॉन्फिडेंस आएगा। फिर उसके बाद हम ऐसे प्रेसी और फिर शॉर्ट रिपोर्ट देख लेंगे, फिर उसके बाद टाइम बचेगा तो एक प्रैक्टिस क्लास और कर लेंगे। तुम लोग घर पे भी प्रैक्टिस कर लेना, मुझे लगता है कि इंशाल्लाह तुम्हारा पेपर पास हो जाएगा। आज की क्लास को ऑल ऑफ करते हैं, ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अब जितने भी सवाल आते हैं इंशाल्लाह अगली क्लास में आंसर कर दूंगा। ठीक है, कल सेम टाइम पे क्लास कर लेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह।